अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब बाखैरियत होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट है डिटरमाइन वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर आर नॉट। अब यहाँ सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? कोई एक क्लोज शेप जिसके अंदर स्पेस हो। जैसे आप ले लो, आपके पास क्यूब है, क्यूबाइड है, या आपके पास पिरामिड है या सिलेंडर है। इस तरह की जो 3D शेप्स होती हैं उनको हम सॉलिड भी बोलते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि चेक करें कि सिमिलर हैं कि नहीं है। बिफोर दिस कि मैं चेक करूं, मैं आपको इसका बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं 9.4 का, फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस आते हैं। इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊं, मैं आपको उनके बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। आपकी बुक के पेज नंबर 205 पर स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। अब इनको समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर हमारे पास क्या होते हैं? टू सॉलिड्स आर सेड टू बी सिमिलर। दो सॉलिड शेप सिमिलर कहलाएंगी इफ दे हैव सेम शेप, अगर उनकी शेप एक जैसी हो। सबसे पहली चीज आपने यही देखनी होती है। तो दोनों के अंदर सेम टाइप की शेप हो। जैसे यहाँ पर क्यूबाइड है तो इस तरफ भी क्यूबाइड आपके पास होना चाहिए, दोनों क्यूबाइड हो। सॉलिड को दूसरा अगर नेम दें तो 3D शेप्स को हम सॉलिड भी बोलते हैं। तो 3D शेप को हम सिमिलर तब बोलेंगे अगर उनकी शेप सेम हो। अब आप कहेंगे शेप कैसे चेक करेंगे? देखो बेटे, यहां पर ये कौन सी शेप है? ये आपके पास क्यूबाइड है। और दूसरी कौन सी है? ये भी क्यूबाइड है। दोनों क्यूबाइड है तो अब आसानी होगी, पता चल गया कि ये सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन आगे चेक करना है हमें कि सिमिलर है कि नहीं है। आगे लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ ऑफ टू सिमिलर सॉलिड्स इज कांस्टेंट। क्रॉसपॉन्डिंग साइड कौन सी होती है? मुतलका, एक जैसी। यहां पर मैं आपको क्रॉसपॉन्डिंग साइड दिखाता हूं। देखिए यहां पे हाइट है, हाइट के क्रॉसपॉन्डिंग होगी। ये जो विड्थ है, इस विड्थ के क्या होगी? क्रॉसपॉन्डिंग होगी। तो यहां दो लाइंस में लगा देता हूं। ये आपके पास लेंथ है, ये लेंथ किसके क्रॉसपॉन्डिंग होगी? इस लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग होगी। ये आपको अब समझ लग गई कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं। हमने क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेनी है, अगर वो बराबर आई तो वो सिमिलर कहलाएंगे। तो यहां पे आगे लिखा है इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। अब स्केल फैक्टर का कंसेप्ट भी समझाता जाता हूं। क्यूबाइड बी की हाइट और क्यूबाइड ए की हाइट। अब एक रेशियो लेने का तरीका यह है कि 4:2। बड़ी बी की पहले ले ली हाइट, दूसरे ए की हाइट बाद में। अब हम दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेते हैं। यहां पे देखो विड्थ इस विड्थ के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो इनकी हम रेशियो ले लेते हैं। यहां पे हम क्या लिखेंगे? 4:2। थर्ड ले लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है? लेंथ। ये लेंथ इस लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो हम यहां लिख सकते हैं 10:5। अब हमने ये समझना है कि ये जो रेशोज हैं ये आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। ये रेशोज आपस में इक्वल होने चाहिए। अब आप कहेंगे सर इसको कैसे करें, हमें समझ यहाँ पे कुछ नहीं आ रही, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। इन रेशोज को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 4/2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे 4/2 विच इज इक्वल टू 10/5। 4 2 पे डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 2 आएगा। 4 2 पे डिवाइड होगा तो आंसर 2 आएगा। 10 5 पर डिवाइड होगा तो आंसर 2 आएगा। ये हमने डिवाइड कर लिया। अब जो ये आंसर 2 निकला है ये हमारे पास कहलाता है स्केल फैक्टर। इस चीज का जिक्र वो यहां पर कर भी रहा है कि ये स्केल फैक्टर कहलाता है। अब हमने यहां पे क्या सीखा कि दो सिमिलर सॉलिड शेप के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक, शेप उनकी सेम होनी चाहिए। दूसरा, क्रॉसपॉन्डिंग साइड की जब आप रेशो लें तो सारी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो एक जैसी हो। जब आप उनको सिंपल करें या कट करें तो वो एक जैसी ही आए। सिमिलरिटी ऑफ सॉलिड्स का कंसेप्ट समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पर ले ली है। दो सिलेंडर्स मैंने लिए हैं और मैंने क्लेम किया है कि ये दोनों सिमिलर है। पहली कंडीशन वही चेक करने की कि दोनों की शेप सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दोनों सिलेंडर हैं तो हमें पता चल रहा है कि इनकी शेप सेम हो सकती है, बट चेक करने का तरीका आगे और भी है। हम क्या करते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेते हैं, अगर वो बराबर हो तो हम बोलते हैं ये सिमिलर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है यहाँ पे साइड लेंथ या रेडियस या कुछ, मैं थोड़ा कंसेप्ट को ज्यादा समझाने के लिए आपको यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास डायमीटर है, मैंने रेड से शो किया। रेडियस ये छोटे वाला है ये, और ये वाला रेडियस आर से बड़ा रेडियस शो कर दिए। यहाँ पर सरकमफेरेंस को सी से शो कर दिए। ये वाली सरकमफेरेंस होती है जो एक सर्कल को पूरा चक्कर लगाकर वापस आए, उसको सरकमफेरेंस कहते हैं। अब हमने क्या करना है? इनकी कोई भी साइड लेंथ की आप रेशियो ले लो तो उससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है।
जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेडियस की रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर ये रेडियस और इधर से ये रेडियस, आप जो पहले लिखेंगे हमेशा फिर वही पहले लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ पर है मेरे पास रेडियस क्यू सिलेंडर का और फिर छोटे का रेडियस, फिर हम क्या करेंगे डायमीटर, डायमीटर आपके पास है बड़े सिलेंडर का फिर छोटे का। इसके बाद आपके पास क्या है, हाइट है साइड्स की दोनों की। अब आप इनकी रेशियो ले लें, जैसे यहाँ पर हाइट बड़े सिलेंडर की पहले और छोटे सिलेंडर की बाद में। यहाँ पर फिर सर्कमफेरेंस होती है ये, इनकी रेशियोज ले लेते हैं। सबसे पहले बड़ी सर्कमफेरेंस, कौन सी बड़ी सर्कमफेरेंस है आपके पास, सी, उसकी रेशियो ले लूंगा छोटी सर्कमफेरेंस सी के साथ। ये सारी रेशियोज क्या होनी चाहिए, इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा, सिमिलर। जब भी आप रेशियो बना लेते हैं इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया करें, जैसे आर ओवर आर, डी ओवर D is equal to H over H and C over यहाँ पे C। जब आप डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है अगर वो बराबर है तो उसको हम K से यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। K को एक दूसरा नेम भी हम देते होते हैं, यहाँ पर स्केल फैक्टर उसको बोलते हैं। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि स्केल फैक्टर भी होता है हमारे पास इसका नेम। यहाँ पर मैंने R, D, H और C लिए हैं, ये एक्चुअल में कोई वैल्यूज थी बट यहाँ हमने सपोज कर लिया, इनको रिप्रेजेंट कर दिया R, D, H और C से। पार्ट नंबर 1 में हमने चेक करना है ये दोनों सॉलिड्स सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर सिमिलर हैं तो हम यस लिखेंगे, अगर नहीं तो फिर नो लिख देंगे। सबसे पहला वे होता है कि दोनों की शेप सेम हो। जैसे यहाँ पर ये क्यूबाइड है तो ये भी क्यूबाइड है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये क्या है, दोनों क्यूबाइड है। अगर क्यूबाइड है तो ये सिमिलर शेप है। फिर क्या चेक करते हैं, रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ। 10 क्रॉसपॉन्डिंग है 5 के, अगर आप पहले 10 को लोगे तो फिर इधर फिर 6 को पहले लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 10:5। दूसरी रेशियो कौन सी बनेगी, 6 और उसकी रेशियो किसके साथ, 3 के साथ, 6:3। जैसे मैंने आपको बताया रेशियो ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेंथ इक्वल होनी चाहिए, तो अब क्या करते हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी 10:5 विच इज इक्वल टू 6/3। अब अगर मैं डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 10 डिवाइडेड बाय 5 2 आता है, 10 डिवाइडेड बाय 3 यहां पर 2 आता है। तो इनकी रेशियोज क्या है, इक्वल हैं। तो यहां हम लिख देंगे कि ये दोनों शेप्स एक दूसरे के सिमिलर है। तो हम एंड में स्टेटमेंट लिख देंगे, यस द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल सो बोथ शेप्स आर सिमिलर। पार्ट नंबर 2, दो सॉलिड्स मेरे पास गिवन की गई हैं और मैंने चेक करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे ये दोनों शेप सिमिलर हैं कि नहीं है। देखिए यहाँ पर भी सिलेंडर है, यहाँ पर भी मेरे पास सिलेंडर है, तो मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों सिमिलर शेप्स हैं। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब हम रेशियोज लेंगे क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के। अब अगर मैं यहाँ अच्छे से देखूं तो ये मेरे पास क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डायमीटर जो कि 14 मिलीमीटर है और यहाँ पर डायमीटर अपर केस से शो किया गया है 24 मिलीमीटर है। यहाँ पर मेरे पास हाइट जो है कितनी, 12 मिलीमीटर गिवन की गई है और यहाँ पर हाइट 8 मिलीमीटर गिवन की गई है। तो मैं इनकी रेशियोज ले लूंगा क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, ये याद रखना है। तो हम कैसे रेशियो लेंगे, डी किसके क्रॉसपॉन्डिंग है, लोअर केस डी के, और दूसरा हाइट है आपके पास, तो आप लिखेंगे एज क्रॉसपॉन्डिंग है किसके, एज के। ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों सॉलिड्स सेम होगी। तो मैं इनको कन्वर्ट करता हूं फ्रैक्शन में, d ओवर d विच इज इक्वल टू h ओवर h। d क्या है, अपर केस मेरे पास 24, तो मैं पुट कर देता हूं 24 डिवाइडेड बाय लोअर केस d है मेरे पास 14 इज इक्वल टू h अपर केस मेरे पास कितना है 12 मिलीमीटर। तो मैं यहां लिखूंगा 12 डिवाइडेड बाय लोअर केस h मेरे पास है 8 मिलीमीटर, तो मैं यहां लिखूंगा 8। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 14 मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 1.714 और आगे चलता जा रहा है। दूसरा है 12 डिवाइडेड बाय 8, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 1.5। ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों शेप सिमिलर भी नहीं है। तो हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, नो द रेशियोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ्स आर नॉट इक्वल सो बोथ शेप्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों सिमिलर नहीं है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने चेक करना है कि ये दो सॉलिड्स सिमिलर हैं कि नहीं है। अगर इन दो शेप्स को मैं देखूं दोनों पिरामिड है। अब आपने सिर्फ पिरामिड नहीं देखना, पिरामिड की टाइप होती है।
उनकी बेस को देख के पता चलता है कि नहीं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी बेस क्या है, स्क्वायर बना रही है लेफ्ट वाले की, और राइट वाले की भी स्क्वायर ही बना रही है। तो दोनों कौन सी पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड। दोनों अगर स्क्वायर पिरामिड है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये सिमिलर शेप्स हैं। अब मैं ट्राई करता हूं कि आपको पिरामिड के एलिमेंट भी समझा दूं। देखिए यहाँ जो नीचे लेफ्ट पे देखिएगा, लेफ्ट वाली पिरामिड के अंदर जो ये नीचे स्क्वायर बन रहा है, तो ये स्क्वायर की जो लेंथ है साइड की को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये जो 5 मीटर और इधर 5 मीटर दोनों के अंदर गिवन की गई है। अब हम आते हैं कि उसके टॉप से और उसके बिल्कुल नीचे, टॉप से बिल्कुल नीचे ये जो नीचे आ रही है इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ पिरामिड। ये आपके पास ग्रीन लाइंस लगी हुई हैं 4, तो ये 4 ग्रीन लाइंस एज होते हैं पिरामिड के। इनका नेम मैथ के अंदर है स्लांट हाइट। अब रह गया मेरे पास ये लास्ट वाली लेंथ, ये वाली लेंथ हमारे पास क्या कहलाती है, हाइट ऑफ ट्राइंगल। देखिए ये ट्राइंगल की हाइट है, अगर आपको मैं यहां दिखा सकूं तो किसकी हाइट है, ये ट्राइंगल की, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। अब हम क्या करते हैं, क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो लेना शुरू करते हैं। पहले 5 लूं बाद में 10, तो ये 1/2 होगा। तो मैं ऐसा करता हूं पहले 10 और बाद में 5 ले लेता हूं। तो मैं यहाँ रेशियो लिखूंगा 10/5। पहली रेशियो ले ली। अब क्या करते हैं, लेंथ ऑफ स्क्वायर इस साइड की देख रहे हैं, ये वाली, और इधर से भी ये वाली। किसकी बात करूं, उसके ऊपर लाइन लगा देता हूं। इनकी हम रेशियो लेते हैं। अब क्योंकि मैंने राइट वाली लेंथ पहले ली थी, हमेशा वही लूंगा, 10/5। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि हाइट ऑफ पिरामिड की रेशियो ले लेते हैं। ये हाइट ऑफ पिरामिड इसकी राइट की और ये दूसरे की छोटे की, तो दोनों की हाइट ऑफ पिरामिड की रेशियो। यहां पर मेरे पास 12 है, यहां पर मेरे पास 6 है, तो राइट से लेफ्ट हम आ रहे हैं तो वही तरतीब रखेंगे, 12/6। अब नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, इसको हम बोलते होते हैं स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट, तिरछी हाइट भी बोलते हैं इसका दूसरा नेम, ये स्लांट हाइट। अब राइट वाली, पहले राइट वाली आपके पास कितनी है, 13, यहां पर गिवन है ये वाली, तो मैं यहां लिखूंगा 13 और उसकी रेशियो किसके साथ, इस स्लांट हाइट के साथ जो कि मेरे पास 6.5 गिवन है, तो यहां लिखूंगा 6.5। इसको कॉमन नहीं समझ लेना। अब हमने ये देखना है ये रेशियोज क्या होनी चाहिए आपस में इक्वल, तो ये सारी रेशियोज को इक्वालिटी का साइन डाल देता हूं, आए ना आए देखते हैं। अब रेशियोज को क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं यहां लिखूंगा 10/5 विच इज इक्वल टू 10/5। ये सेकंड वाले को आप कन्वर्ट किया। अब थर्ड वाला इज इक्वल टू 12/6 विच इज इक्वल टू, यहां पे है आपके पास 13/6.5, तो मैं लिखूंगा 13/6.5। अब डिवाइड करते जाएंगे, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 12 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास ये भी 2 आ गया, 13 डिवाइडेड बाय 6.5 ये भी आपके पास 2 आ गया। ये सारी रेशियोज क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, ये सिमिलर है। और जो ये रेशियोज को एंड में हम डिवाइड करते हैं तो ये स्केल फैक्टर भी कहलाता है, आगे यूज होगा, आपने याद रखना है। क्योंकि रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स इक्वल आई हैं, तो हम एट द एंड लिखेंगे यस द रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ्स आर सेम, सो बोथ शेप्स आर सिमिलर। ये दोनों शेप्स आपस में सिमिलर हैं। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर हमें 2 सॉलिड्स गिवन की गई हैं, हमने चेक करना है कि सिमिलर हैं कि नहीं है। सबसे पहले हम इन 2 फिगर्स को देखते हैं, दिखने में दोनों कोन नजर आ रही हैं। पहली कंडीशन पूरी हुई कि इनकी शेप टाइप दोनों की सेम है। मैं यहां लिखूंगा ये दोनों हमारे पास कोन है और दोनों हमारे पास ये सिमिलर शेप्स है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहले अगर मैं यहां देखूं, ये मेरे पास एक हाइट ऑफ कोन गिवन है, इधर भी हाइट ऑफ कोन गिवन है, यहाँ पे दूसरा रेडियस गिवन है, यहाँ पर भी मेरे पास रेडियस गिवन है। जो मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं ये आपके पास स्लांट हाइट है कोन की। अब हम क्या करेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की रेशियो लेंगे। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि बड़ी शेप से छोटी शेप की तरफ आप हमेशा मूव करें। तो सबसे पहले मैंने यहां देखा बड़ी शेप में रेडियस मेरे पास 20 है, तो मैंने यहां लिखा 20 और उसकी रेशियो किसके साथ, छोटी शेप के रेडियस के साथ, जो कि मेरे पास 9 गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये करता हूं कि हाइट ऑफ कोन की रेशियो ले लेता हूं। ये बड़ी हाइट और ये छोटी शेप की हाइट हमारे पास, यहां मैं लिखूंगा 21 और रेशियो किसके साथ, यहां पर हमारे पास 12 गिवन है। देखें इसकी हाइट 21 और इसकी हाइट 12 है, गलत नहीं लिख देना। लास्ट हमारे पास स्लांट हाइट रहेगी है, यहां पर स्लांट हाइट मेरे पास कितनी है 29 और यहां पर स्लांट हाइट मेरे पास 15 है, तो मैं यहां लिखूंगा 29
और उसकी रेशियो किसके साथ, 15 के साथ। अब हमने ये पढ़ रखा है कि क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बराबर होनी चाहिए, बट यहाँ चेक करते हैं है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिखूंगा 20:9 which is equal to 21/12 which is equal to 29/15। अब मैं डिवाइड करना शुरू करता हूँ। 20 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास आंसर आता है 2.222। कॉन्टिन्यूसली ये चलता जाता है, विच इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 12। मैं यहाँ लिखूंगा 1.75। हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 1.75। लास्ट वन आपके पास है 29 डिवाइडेड बाय 15, उसका आंसर आता है 2.4166 एंड ये 6 जारी रहता है। अब अगर मैं ये देखूं तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियोज बराबर नहीं आई, तो मैं यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट लिख दूंगा, नो रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर नॉट सेम सो शेप्स आर नॉट सिमिलर। ये दोनों शेप्स सिमिलर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट है हमारे पास, सॉलिड्स आर सिमिलर। दो सॉलिड शेप गिवन की गई हैं और दोनों सिमिलर है। मैंने पहले समझाया सॉलिड हम 3D को कहते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अब देखते हैं अननोन कौन सी वैल्यू है। ये वैल्यू आपके पास अननोन है जो कि आपने फाइंड करनी है, लोअर केस d। आल्सो फाइंड द रेशियोज ऑफ वॉल्यूम। इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है। लेट्स सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ V1 का, इसको नेम दे देता हूँ V2 का। हमने इन दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है और उनकी रेशियो निकालनी है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा हम लिख लेंगे। ये हमारे पास हाइट गिवन है बड़े सिलेंडर की जो कि 25 गिवन की गई है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हाइट h विच इज इक्वल टू 25, साथ में मीटर लिखा है तो मैं मीटर भी लिखूंगा। बड़े सिलेंडर में दूसरी चीज डायमीटर गिवन की गई है। डायमीटर ये वाली लेंथ होती है, ये ऊपर जो आपके पास ये मौजूद है, ऊपर वाला जो सर्कल है उसका डायमीटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू 100 मीटर। छोटे सिलेंडर में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर हमें हाइट देखने को मिल रही है 5, ये वाली हाइट, ये हाइट है 5 मीटर। तो मैं यहाँ लिखूंगा 5 मीटर। h इज इक्वल टू 5 मीटर। छोटे सिलेंडर में हमें डायमीटर गिवन नहीं किया गया जो कि अननोन वैल्यू है, हमें फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू अननोन। हम जानते हैं कि रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स बराबर होती हैं, तो हम यहाँ एक स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख लेंगे एज रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड हम ले लेते हैं, d जो है क्रॉसपॉन्डिंग है अपर केस वाला लोअर केस के डायमीटर के साथ। तो इन दोनों की क्या ले लेते हैं, रेशियो, d रेशियो लोअर केस d। दूसरी क्रॉसपॉन्डिंग साइड है हाइट, हाइट क्रॉसपॉन्डिंग है लोअर केस हाइट के साथ। तो मैं यहाँ लिखूंगा हाइट क्रॉसपॉन्डिंग है हाइट के। अब आप यहाँ एक चीज नोट करेंगे, अपर केस दोनों में फर्स्ट पे आ रहा है, तो क्योंकि मैंने स्टार्ट यहां से किया था तो दोनों में स्टार्ट आपने फिर लेफ्ट से ही करना है। ऐसा नहीं कर देना दूसरे में आप हाइट पहले छोटी लिख दें बाद में बड़ी, ये फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब स्टेटमेंट पूरी करते हैं। वो बोल रहा था एज रेशियोज ऑफ क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो रेशियोज तो ले ली, ये रेशियोज क्या होंगे आपस में, इक्वल। अब क्या करते हैं, रेशियोज को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर हमारे पास होगा d ओवर d विच इज इक्वल टू h ओवर h। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे इनकी। डायमीटर मेरे पास कितना गिवन है, 100, तो मैं यहां लिख देता हूं 100 ओवर डायमीटर लोअर केस का अननोन है तो उसकी जगह पर दोबारा d ही पुट कर देंगे, विच इज इक्वल टू हाइट अपर केस की 25 है। तो मैं यहां पर लिखूंगा 25 मीटर। लिखना चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो, फिर यहां पर भी लिख लेना। और नीचे हाइट जो दूसरी लोअर केस की है दैट इज 5 मीटर, तो यहां मैं लिख दूंगा 5 मीटर। अब यहाँ कुछ कटिंग पॉसिबल है, मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और 5 1s are 5, 5 5s are 25। आप ऐसा ना करना चाहे तो आपकी अपनी मर्जी है। अब हम क्या करते हैं, इनको दोबारा लिख देते हैं। हमारे पास ये बन जाएगा 100 मीटर ओवर लोअर केस d विच इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास 5 बच गया क्योंकि मीटर से मीटर कट कर दिया था, और नीचे 1। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। अननोन वैल्यू d को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 5 के साथ। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हम लेफ्ट साइड पे रखना चाह रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय d विच इज इक्वल टू दूसरी साइड 1 मल्टीप्लाई बाय 100 मीटर। अब हमारे पास ये बन जाएगा 5d के साथ मल्टीप्लाई होकर 5d विच इज इक्वल टू 100 मीटर। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, क्योंकि हमें d चाहिए तो 5 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ लिखूंगा d इज इक्वल टू 100 मीटर
और 5 आकर इस पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। यहां हम लिखेंगे d इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 5, तो आपके पास आंसर आता है 20 और साथ में मीटर। डायमीटर कितना है, 20, जो आपने फाइंड करना था। अननोन वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब रेशोज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड हम लेते हैं। दूसरा स्टेप हमारे पास होगा कि हमें रेशोज ऑफ वॉल्यूम जो है फाइंड करना है। अननोन वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अब हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ था हमारे पास, आल्सो फाइंड द रेशोज ऑफ वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम V1 एंड इसको नेम दिया था हमने V2, इन दोनों की रेशोज निकालनी है। तो इसके लिए एक आसान सा हमारे पास फार्मूला होता है, यहां पर मैं आगे लिखूं, एज वी नो दैट वॉल्यूम 1, लेफ्ट साइड का वॉल्यूम क्या है 1 बड़े सिलेंडर का, और V2 राइट साइड वाले सिलेंडर का, इनकी रेशोज फाइंड करनी है। तो रेशोज को हम क्योंकि फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यहां पर इसलिए मैंने शो करा है। यहां पर हमारे पास होगा K क्या है, स्केल फैक्टर Q। अब आप ये कहेंगे सर ये कैसे बनता है, ये थोड़ा समझा दें। इस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एक और पेज पर ले चलता हूं और फिर हम वापस आते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिमिलर सॉलिड्स का कंसेप्ट अब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ टू सिलेंडर आर सिमिलर, जैसे ये दो सिलेंडर गिवन किए गए, ये दो अगर सिमिलर हैं एक दूसरे के, देन द वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंडर, आप फर्स्ट सिलेंडर इसको दे दो, इज K रेज टू पावर 3। ये K होता है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर की पावर कितनी ले लें, 3 ले लें, तो आपके पास क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ अदर सिलेंडर, दूसरे सिलेंडर का आपके पास वॉल्यूम आता है। अब काफी सारे बच्चों को ये कंसेप्ट अभी तक भी समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको बहुत सिंपल करके समझाता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको दो सिलेंडर्स शो कराए हैं, एक P और एक Q। यहाँ पर इसका रेडियस मैंने कितना शो कराया हुआ है, 2, इधर इसका रेडियस 3, इधर इसकी छोटे की हाइट 10 और बड़े की हाइट 15। स्केल फैक्टर समझा देता हूं सबसे पहले। स्केल फैक्टर किसका होता है, लेंथ का भी होता है, वॉल्यूम का भी होता है, लेकिन हम लेंथ के लिहाज से देखते हैं। स्केल फैक्टर छोटे से बड़े या बड़े से छोटे, जिस रेशियो से आप चलेंगे फिर सारे क्वेश्चन में आपको उसी से। यहां लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं 2:3 किसी एक साइड की, आप यहां 10:15 भी ले सकते हैं, ये भी स्केल फैक्टर है। स्केल फैक्टर को शो कैसे करते हैं, K से। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख देता हूं K इज इक्वल टू 2/3। ये क्या था हमारे पास, साइड लेंथ की रेशो थी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो ली थी, वो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के। हम यहाँ वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं इनका। यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला ये आपके पास गिवन है πr²h। यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर V विच इज इक्वल टू πr²h। अब क्या करेंगे, P सिलेंडर जो राइट पर मौजूद है उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ P मतलब छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम P का, तो उसको कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, पाई आर रेडियस हमारे पास कितना है 2, मैं यहाँ लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, और h हाइट हमारे पास कितनी है 10, तो मैंने यहाँ 10 लिख दी। पाई 2 का स्क्वायर आपके पास 4 होता है और मल्टीप्लाई बाय 10, 4 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, तो वॉल्यूम ऑफ P आपके पास कितना आ जाएगा, 40 पाई आ जाएगा, विच इज इक्वल टू VP। यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ Q, इट्स मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Q। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं, फार्मूला होता है पाई, R क्या है, बड़े सिलेंडर में 3, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी हाइट कितनी है 15, तो मैंने यहाँ पर 15 लिख दिया, और ये मेरे पास हो गया पाई 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है, मल्टीप्लाई बाय 15। अगर आप 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आता है 135। जो पाई है उसकी वैल्यू पुट नहीं करते, हम डेसिमल में नहीं जाना चाह रहे, तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम ऑफ P जो है आपके पास निकल के आया 40 पाई, और दूसरे का आपके पास वॉल्यूम ऑफ Q सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास 135 Q निकल गया। अब ये चीज इस लिहाज से समझते हैं कि हम वॉल्यूम्स की अब रेशो ले लेते हैं। यहां पर वॉल्यूम ऑफ P ओवर वॉल्यूम ऑफ Q, जिस लिहाज से रेशो हमने यहाँ पे रेडियस की, छोटे रेडियस की पहले ली थी और बड़े रेडियस की बाद में रेशो ली थी, देखिए 2:3, उसी लिहाज से लेना है, उलट नहीं कर देना। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ P कितना है आपके पास 40 पाई, तो मैंने यहाँ लिखा 40 पाई ओवर आपके पास है 135 पाई। पाई की वैल्यू क्यों नहीं पुट की थी, क्योंकि पाई की वैल्यू कट हो सकती है, तो यहाँ पाई को पाई के साथ आप एलिमिनेट कर दो। अब आपके पास यहाँ आया 40 ओवर 135। यहाँ पर 40 और 135 डिवाइड हो सकते हैं 5 पर, तो इनको मैं कट कर देता हूँ। 5 8 8 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर 5 27 135 होता है। दैट्स मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 8/27। अब अगर मैं इसको देखूं किसके साथ कंपेयर करूं, अगर मैं इसके स्केल फैक्टर K के साथ कंपेयर करूं
तो देखें अगर 2 की पावर कितनी ली जाए 3, तो आपके पास 8 बनता है ये वाला, और 3 की पावर भी 3 ली जाए तो आपके पास क्या बनता है 27। दैट्स मीन्स सिंपल वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा, जब भी आप दो वॉल्यूम्स की रेशियो लेंगे, जैसे VP मैंने लिखा और यहाँ VQ लिखा, ये किसके बराबर होते हैं K क्यूब के। K क्या होता है स्केल फैक्टर, जैसे यहाँ हमारे पास K कितना निकला 2/3, होल का अगर क्यूब कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 2 का क्यूब और इधर 3 का क्यूब। 2 रेज टू पावर 3 8 होता है, 3 रेज टू पावर 3 27 होता है। देखें यही सेम आंसर आ गया। हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमारे पास साइड लेंथ की कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हम लेंगे जो कि स्केल फैक्टर कहलाती है, उसका अगर हम क्यूब ले लें तो हमारे पास वॉल्यूम की रेशियो वो बन जाती है। क्योंकि उसने वहां पर वॉल्यूम की रेशियो पूछी हुई है तो अब हमारे लिए आसान हो गया कि हमें साइड लेंथ पता है तो हम क्या करते हैं उनकी रेशियो लेकर उनका क्यूब ले लेते हैं। जो साइड लेंथ की रेशियो है उसको किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, बार बार बता रहा हूं K के साथ। K क्या है स्केल फैक्टर, साइड लेंथ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज है हमारे पास। ये मैंने अपनी पूरी एफर्ट की कि मैं आपको ये कंसेप्ट समझा सकूं। अगर नहीं समझ आया तो फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। हमने जो चीज फाइंड की थी वो क्या था, हमारे पास डायमीटर 20 आया था, तो यहां मैं डायमीटर पहले 20 लिख लेता हूं और ये लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे पास है यहाँ पर V1/V2। अगर K समझ नहीं आया तो आप ये देखें V1 क्या है लेफ्ट साइड का सिलेंडर है और V2 राइट साइड का सिलेंडर। अगर इसमें कोई दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है तो उनकी रेशियो ले लो, जैसे यहाँ पर डायमीटर दोनों के अंदर गिवन है। इधर देखें वॉल्यूम सबसे पहले किसका है लेफ्ट साइड का, तो लेफ्ट साइड की कॉरस्पॉन्डिंग साइड ले लेंगे D ये वाला डायमीटर D, ये स्केल फैक्टर होता है एक्चुअल में, और इसी का आप क्यूब ले लें तो वही सेम चीज है कि वो क्या है स्केल फैक्टर है। अगर वो K वाला कंसेप्ट समझ नहीं है तो आपने इसी से अंडरस्टैंड करना है। अगर कोई और भी गिवन है, जैसे यहाँ H गिवन है और यहाँ पर भी H गिवन है, तो पहले क्योंकि वॉल्यूम 1 है तो पहले हाइट भी वॉल्यूम 1 इसकी लिखेंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा H/, फिर सेकंड पे नीचे V2 है तो V2 की हाइट क्या है H यहाँ पर है, और इसका भी क्या ले लेंगे क्यूब। ये क्या है, ये हमारे पास स्केल फैक्टर कहलाते हैं। D/D या H/H ये स्केल फैक्टर कहलाते हैं। सिंपल वर्डिंग में मैंने समझा, और इसी को हम बोलते हैं K और इसका क्यूब। यहां हम करते क्या है K में इनको हम सिंपल कर लेते हैं। अब क्योंकि हमें स्केल फैक्टर फाइंड करना है तो मैं यहां लिखूंगा फर्स्ट वी विल फाइंड स्केल फैक्टर। क्यों, क्योंकि हमें वॉल्यूम्स की रेशियो फाइंड करने के लिए स्केल फैक्टर चाहिए, और स्केल फैक्टर को मैंने किससे K से रिप्रेजेंट कर रखा है, और वो क्या होता है दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो। D/D भी ले सकते हो और H/H भी ले सकते हो, लेना कोई एक है, बट उन दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर मेरे पास K D डायमीटर कितना है, जो बड़ा सिलेंडर है उसका डायमीटर 100 है, तो मैं यहाँ पर 100 लिख दूंगा ऊपर 100, और छोटा डायमीटर आपके पास कितना है 20, यहां मैं 20 लिख दूंगा। अब ये कट होकर, क्योंकि इनकी कटिंग पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगा 21 से 20, 25 आर 100, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5/1। आप इसको 5 भी अकेला लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं पसंद आया तो आप दूसरा ले सकते हो K क्या H/H। H क्या है आपके पास 25 अपर केस वाला, लोअर केस वाला कितना है 5। अगर इनको हम कट करेंगे तो ये 5 1s are 5, 5 5s are 25। आपके पास फिर भी जो K निकल कर आया है वो 5/1। दोनों में रेशियो सेम रहेगी, फ्रैक्शन सेम रहेगी, और इसको भी आप 5 लिख सकते हो, बट करना आपने कोई एक है। क्योंकि K हमने फाइंड कर लिए, आगे चलकर हम वैल्यू पुट करते हैं। आप ऐसा कर लो कि इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दो। ये वाली इक्वेशन को यहाँ पर कलर चेंज करके लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1। जब भी ऐसा हो कोई चीज पहले मालूम ना हो, उसको पहले मालूम करना पड़ जाए, तो आप उसको इक्वेशन 1 दे दो। अब यहाँ आप लिख लो K इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 के अंदर। अब इक्वेशन 1 हमारे पास थी V1/V2 विच इज इक्वल टू, यहाँ पर K की जगह पर क्या है 5 का यहाँ पर हम क्यूब ले लेंगे, और ये मेरे पास बन जाएगा V1/V2 विच इज इक्वल टू 125। कैसे होता क्या एक्चुअल में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है, और आपके पास आंसर आ जाता है 125। अब आप बोलेंगे सर इसको रेशियोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसने रेशियो पूछी थी, और जो राइट साइड है 125 वाली इसमें रेशियो तो है नहीं, इसमें फ्रैक्शन की दूसरी साइड होती तो हम कर लेते। तो इसका ये हल है कि V1/V2 लिखकर
आप ऐसा तो लिख सकते हैं 125/1। नीचे जो 1 लिखा है उसका मतलब है कोई नंबर 1 पे डिवाइड करो तो वो वैसा का वैसे रहता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, V1 रेशो V2, फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं और यहां हो जाएगा 125/1। और यही पार्ट जो है आपने फाइंड करना था, पहले डी फाइंड करना था वो भी कर लिया, और आप वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी थी वो भी फाइंड हमने कर ली। ये दोनों आपके पास आंसर हैं इस पार्ट नंबर 1 के। पार्ट नंबर 2 के अंदर दो सॉलिड्स आपके पास गिवन है और इनके अंदर कुछ अननोन वैल्यूज हैं, आपने वो फाइंड करनी है और आपने रेशो फाइंड करनी है वॉल्यूम्स की। किन वॉल्यूम्स की? ये जो दो शेप्स आपके पास गिवन की गई हैं, V1 इसको नेम दे देना, इसको V2, और इनका क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम की रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम अगर इन दो सॉलिड्स को देखूं तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स गिवन है, बाकी जो है वैल्यूज हमने फाइंड करनी है। यहां पर हमें B फाइंड करना है, H फाइंड करना है, C फाइंड करना है। B हमारे पास क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। नीचे जो ये रेक्टेंगल बनी है आपके पास, बेस इसकी रेक्टेंगल शेप की है, तो इसमें जो लेंथ है वो B है आपके पास, ये वाली लेंथ। इसके बाद H को देखते हैं। अगर इस साइड को देखा जाए तो ये H है जो कि हमारे पास अननोन है। ये बेस की क्या है, विड्थ भी बोल सकते हैं, जो बेस हमारे पास नीचे जमीन पर मौजूद है। लास्ट में हमारे पास C बच गया। C हमारे पास क्या है, ये स्लोप है जो ऊपर से ये नीचे हमारे यहां तक, ये जो लेंथ है ये आपके पास C है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूं, हमें क्या फाइंड करना है, B फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, H फाइंड करना है, उसके बाद C फाइंड करना है। तीन वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, अननोन वैल्यूज है ये हमारे पास। तो मैं यहां पर लिख लूंगा रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग साइड देखना शुरू करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा बिगर टू स्मॉलर, आपने भी यही तरतीब रखनी है, बिगर टू स्मॉलर हम जाएंगे। यहां पर सबसे पहले रेशो लूंगा हाइट की, दोनों की हाइट गिवन है, तो यहां हम लिखते हैं 7.5 रेशो किसके साथ, 5 के साथ। यूनिट सबके मीटर हैं तो वो आप ना भी लिखें तो काम चल सकता है। सेकंड स्टेप पे अगर मैं ये देखूं, ये B की करस्पॉन्डिंग साइड इधर नहीं गिवन, ना यहां पर ना यहां पर, दोनों जगहों पर B की करस्पॉन्डिंग साइड नहीं गिवन, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। अब हमारे पास ये जो जिसको विड्थ मैंने बोला था H, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड है, तो मैं यहां लिख लूंगा H रेशो 6। आपने ये याद रखना है, मैं रेशो स्टार्ट हमेशा यहां से कर रहा हूं, बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं हम। अब मेरे पास तीसरी जो करस्पॉन्डिंग साइड है, C की करस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है 13, तो मैं यहां लिखूंगा C रेशो 13। उसने बोला था रेशोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, रेशो तो ले ली, क्या है आगे इक्वल, तो इनको हम इक्वल यहां पर लिख देते हैं। आगे मैं क्या करूंगा, रेशोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा 7.5/5 which is equal to H/6 which is equal to C/13। अब आप बोलेंगे B की रेशो क्यों नहीं ली गई? B की रेशो इसलिए नहीं ली गई क्योंकि B की करस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ये C आ जाएगा, ये और ये साइड क्या है, दोनों आपस में बराबर है, तो हमारे पास हाइपो आ जाएगी और परपेंडिकुलर हमारे पास मौजूद है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे B को। अभी हम इसको स्किप कर रहे हैं, इसको और इसको फर्स्ट पे हम ले लेते हैं। ये हमारे पास है 7.5/5 which is equal to H/6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो अननोन वैल्यू की पहले लें तो बेहतर है। यहां पर अननोन वैल्यू हमारे पास H है, तो ये क्रॉस होगी 5 के साथ, तो हम लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय H which is equal to, हमारे पास दूसरी जो साइड है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5, तो मैं यहां लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा H के साथ, तो ये मेरे पास 5H बन जाएगा which is equal to 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5। हमारे पास आंसर आता है 45। हमें H फाइंड करना है तो लेफ्ट पे H रहने देंगे और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय, लेफ्ट पर 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। H इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास आंसर आता है 9। H की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हमें C फाइंड करना है, तो C के साथ एक जो वैल्यू मालूम है वो लिख लेंगे। यहां मैं एक लाइन लगाऊंगा और यहां पर हम लिखेंगे 7.5 डिवाइडेड बाय 5 which is equal to C/13। इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई होगा पहले C के साथ, मैंने पहले बताया अननोन वैल्यू को आप हमेशा प्रेफर किया करें। 5 मल्टीप्लाई बाय C which is equal to, अब हम क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 के साथ,
13 मल्टीप्लाई बाय 7.5 लिख देंगे और ये लेफ्ट पे हमारे पास बन जाएगा 5c विच इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 7.5 हमारे पास आंसर आता है 97.5। c इज इक्वल टू 97.5 यहां पर आके डिवाइड होगा 5 लेफ्ट से राइट भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। c इज इक्वल टू 97.5 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा 19.5 और सारे यूनिट क्योंकि मीटर में है तो यहां पर भी मैं मीटर लिख लूंगा और इसके साथ भी हम मीटर लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, b की वैल्यू हमारे पास यहां पर अननोन थी, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप ये देखें, ये लेंथ, ये जो साइड है, मैं इसको ये लगा भी देता हूं लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है और बराबर भी है। तो यहां पर ये लेंथ भी आपके पास क्या है, 19.5 है। अब आप अगर देखें तो आपके पास हाइट भी गिवन है, आपके पास हाइपो भी गिवन है, सिर्फ बेस बी हमारे पास अननोन है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा फॉर द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या फार्मूला होता है, हम लिखते हैं हाइपो होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखूंगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आपके पास होता है बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिख दूंगा बेस का, मेरे पास स्क्वायर आ गया। हाइपो हमारे पास कितनी गिवन है, अगर आप देखें तो 19.5 है। तो मैं लिखूंगा 19.5 होल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर साइड 7.5 गिवन है। तो हम लिखेंगे 7.5 होल का स्क्वायर प्लस बेस अननोन है जो कि b है, वहां पर मैं b ही लिख दूंगा। तो b होल का यहां पर स्क्वायर लिख देंगे। 19.5 का स्क्वायर अगर आप कैलकुलेटर पर लेंगे तो आपको मिलेगा 380.25 विच इज इक्वल टू 7.5 का स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर पर तो आपको मिलेगा 56.25 प्लस b का स्क्वायर, तो b का यहाँ स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि b फाइंड करना है तो उसको राइट पर रहने देते हैं। यहाँ पर मेरे पास है 380.25 माइनस 56.25 आकर सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। 56.25 राइट से हमने उसको कहाँ भेज दिया, लेफ्ट। तो हमारे पास बचा b का स्क्वायर। 380.25 माइनस 56.25 अगर आप कैलकुलेटर पर लिखेंगे तो आपको मिलेगा 324 विच इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो मैंने यहाँ स्क्वायर रूट लिया राइट पर और लेफ्ट पर भी स्क्वायर रूट ले लिया। यहाँ पर मेरे पास आंसर आएगा b। इस साइड पर आप लिखेंगे कैलकुलेटर पर तो आपको आंसर मिलेगा 18। मैथ के असूलों के मुताबिक पॉजिटिव नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि दोनों साइड का हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट। बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव साइन कभी भी लेंथ के साथ आ नहीं सकता, तो उसको हम स्किप कर देंगे। आपको b की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, रेशोज ऑफ वॉल्यूम्स के रेशो फाइंड करनी है। तो हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करते हैं। आपने तरतीब के साथ लिखना है, पहले ये फिर ये फिर ये, उसके बाद नीचे सॉल्व करते जाना है। यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग में आए चीजें। यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर वॉल्यूम रेशियो, फॉर्मूला हमारे पास होता है एज वी नो दैट, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। दो वॉल्यूम्स की जब हम रेशियो लेते हैं V1 V2 इज इक्वल टू होता है स्केल फैक्टर के क्यूब के। स्केल फैक्टर मैं पहले बता चुका हूं कैसे बनता है, दोबारा भी समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि के कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां लिख भी लेते हैं, फर्स्ट वी विल फाइंड द के। ये मैंने यहां पर लिख लिया और के फाइंड करने का मेथड इजी यहां पर बताता हूं। के कैसे फाइंड करते हैं, यहां मैंने लिखा, मैंने के फाइंड करना है ऊपर, और के कैसे निकलता होता है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो। यहां पर मैंने लिखा V1 और ये V2, ये वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, क्योंकि वहां V1 पहले है तो इसलिए V1 की क्रॉसपॉन्डिंग साइड लेनी है वैसे तो, और V1 की साइड पहले और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो बाद में। तो मैं यहां लिख सकता हूं 7.5 और उसकी रेशियो किसके साथ, उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के साथ जो कि 5 है। एक और तरीके से भी बना सकते हैं, दूसरी, ये मैंने एक पहली बनाई, दूसरी भी बना सकते हो। जैसे आपके पास हाइट जो है आपने जब फाइंड की तो आपके पास हाइट कितनी आई थी, 9। तो आप क्या करेंगे, यहां 9 लिख लेंगे हाइट को। तो हाइट के साथ मैं फाइंड करके दिखाता हूं। हाइट के साथ कैसे के फाइंड करेंगे, यहां पे फर्स्ट हाइट और उसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड के साथ उसकी रेशियो, तो आप लिखेंगे 9:6। तीसरी भी ले सकते हैं लेकिन आपने कोई एक ही लेनी है। तीसरी आप जो ये स्लोप की हाइट है 19.5, तो आप ये भी ले सकते हो, यहां लिख सकते हो 19.5
और इसकी रेशियो किसके साथ ली, इस 13 के साथ, तो यहाँ 13 कोई एक लेनी होती है, ये आपके पास के कहलाता है। तीनों को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर सेम आता है, 7.5 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 19.5 डिवाइडेड बाय 13। तीनों साइड को अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर एक ही मिलेगा के का, 1.5, इधर भी आपको 1.5 और इधर भी 1.5। ये जस्ट समझाने के लिखा, आपने कोई एक ही लेनी है जो कि मुझे ये इजी और सिंपल भी लग रही है, 9:6 मैं लिखूंगा वहां पर। रेशियो है किसकी, 9:6, क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो है ये, और इसको मैं लिखता हूं यहाँ पर इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 6। कटिंग पॉसिबल है तो हम कट कर लेते हैं, 3 3s are 9, 3 2s are 6, तो k मेरे पास कितना हो गया, 3/2। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे के रखिएगा और फिर आप लिख दीजिएगा पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी, v1 v2 विच इज इक्वल टू 3/2। k की जगह पर 3/2 आ गया, ऊपर हमारे पास क्या था, क्यूब, तो मैंने यहां पर लिख दिया क्यूब। हमारे पास ये बनेगा v1/v2 3 का क्यूब, यहां लिखेंगे 3 का क्यूब और यहां पर 2 का क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखें तो हम इनका क्यूब ले लेंगे और ये हमारे पास बनेगा v1/v2 विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो यहां पर हम लिखेंगे v1/v2 विच इज इक्वल टू 27/8, और इसको रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि उसने रेशियो में पूछा हुआ है, v1/v2 विच इज इक्वल टू 27/8। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है सॉलिड्स आर सिमिलर। दो सॉलिड फिगर, सॉलिड किनको कहते हैं, 3D फिगर दोनों सिमिलर है। फाइंड द अननोन वॉल्यूम, अननोन वॉल्यूम फाइंड करना है। कहां पर है अननोन वॉल्यूम, ये हमारे पास अननोन वॉल्यूम है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। गिवन डेटा में दो चीजें हमारे पास, वॉल्यूम 1 जो कि हमारे पास 9000 मिलीमीटर क्यूब गिवन किया गया है, दूसरा बोला गया वॉल्यूम 2 जो कि अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है। अब हम यहां लिखेंगे एज वी नो दैट वॉल्यूम फाइंड करने का एक ही तरीका, अगर एक वॉल्यूम गिवन किया गया दूसरा वॉल्यूम फाइंड करने का एक तरीका है, वो है दोनों वॉल्यूम की रेशियो ले लो। v1 v2 की रेशियो किसके बराबर होते हैं, स्केल फैक्टर k जिससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पर काफी सारे बच्चों को इशू होगा कि k कैसे फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ लिखता हूँ k विच इज इक्वल टू, k क्या है हमारे पास, स्केल फैक्टर, याद रखने। अब हम देखेंगे वॉल्यूम हमने कैसे लिखा है, पहले v1 है फिर v2 है। इसी तरह क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो ले लो, कोई सी दो ले लो, ठीक है। क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशियो कैसे लेते हैं, यहां हमारे पास है ये क्रॉसपॉन्डिंग है इस साइड के, तो इनकी रेशियो ले लेंगे क्योंकि पहले v1 है इधर, ये देखे, फिर नीचे v2 है, इसी तरतीब के साथ रेशियो लेनी है, या फ्रैक्शन में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। स्केल फैक्टर को हम जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 21 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। यहां हम लिखेंगे k इज इक्वल टू 3। स्केल फैक्टर कितना आ गया, 3। एक चीज मैंने नहीं बताई जो कि आपने यहाँ लिखना है, इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास। यहां पर हम लिखेंगे पुट द इक्वेशन ऑफ k इन इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं, v1/v2। यहां पर हमारे पास क्या था, k था, k की जगह पर हम पुट कर देंगे 3 और उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। v1/v2 विच इज इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27। थोड़ा सा ऊपर करूंगा इसको, फिर यहां मेरे पास है v1/v2 विच इज इक्वल टू, यहां मैं लिख सकता हूं 27/1। v1 हमारे पास गिवन है, v1 की वैल्यू पुट करूंगा दैट इज 9000, साथ में लिखा हुआ मिलीमीटर क्यूब, तो मैं यहां मिलीमीटर क्यूब लिख लूंगा। v2 इज अननोन, तो v2 को वैसा ही रहने देंगे और यहां पर हमारे पास है 27/1। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो सकती है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहां से पहले वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल आपके पास क्या है, v2 मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ, 27 मल्टीप्लाई बाय v2 वॉल्यूम ऑफ सेकंड पिरामिड। फिर हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9000 मिलीमीटर के साथ, यूनिट साथ लिखते हैं तो अच्छा है। यहां मैं लिखूंगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9000 मिलीमीटर और यहाँ क्यूब लिख देंगे। ये मेरे पास हो गया 27 v2 विच इज इक्वल टू 9000 मिलीमीटर क्यूब। क्योंकि हमें v2 फाइंड करना है तो यहां से v2 रहने दूंगा, 27 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा 9000 डिवाइडेड बाय 27।
अब आप बोलेंगे मिलीमीटर कहाँ चला गया, मिलीमीटर थोड़ा आगे करके लिख देते हैं, मिलीमीटर क्यूब। V2 विच इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 27, आपके पास आंसर आता है 333.33 और ये जारी रहता है हमेशा। बट हम क्या लिखेंगे, V2 राउंड ऑफ तो कर नहीं सकते, तो मैं लिखूंगा 3033.33, इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे इसके, और यही आपके पास इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2, यहाँ पर बोला गया कि वॉल्यूम फाइंड करके दें। ये वॉल्यूम हमारे पास अननोन है, इसको हमने फाइंड आउट करना है वॉल्यूम 1 को। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम गिवन डाटा लिखने की कोशिश करते हैं। हमारे पास गिवन डाटा है वॉल्यूम 1 विच इज अननोन, देन वॉल्यूम 2 विच इज 360 फीट क्यूब। अगर एक वॉल्यूम हमें पता और दूसरा फाइंड करना हमने, तो क्या करेंगे, इनकी रेशोज लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे एज वी नो दैट दो वॉल्यूम्स की रेशियो यहाँ V1 और V2 गिवन किए गए, किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के क्यूब के। अब क्योंकि स्केल फैक्टर हमें नहीं पता, तो हम पहले स्केल फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करते हैं इसको जरा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास क्या होता है, स्केल फैक्टर होता है। तो स्केल फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये याद रखना है। जो रेशो ये है, पहले ये वॉल्यूम 1 फिर वॉल्यूम 2, कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी गिवन की गई, यहाँ पर 10 और 12 गिवन की गई है। तो रेशो लेंगे 10 वॉल्यूम 1 की, ये हमारे पास वॉल्यूम 1 है, पहले इसी की, क्योंकि फ्रैक्शन में जो ऊपर होगा पहले उसको, जो नीचे होगा बाद में उसको, रेशो। और दूसरी आपके पास 12 गिवन की गई है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। k इज इक्वल टू 10/12। कटिंग पॉसिबल है तो हम कट कर लेते हैं, 2 पे दोनों डिवाइड होंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 6, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5/6। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन ऊपर लिखी थी, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम आप दे दिया करें। वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं V1/V2 विच इज इक्वल टू k की जगह पर क्या पुट करेंगे, 5/6, होल का क्या ले लेंगे, क्यूब। और यहां हमारे पास हो जाएगा V1/V2 विच इज इक्वल टू 5 का क्यूब ओवर 6 का क्यूब। 5 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास 125 आएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा V1/V2, 5 का क्यूब हमारे पास आया 125 और 6 का क्यूब हमारे पास 216 आया है। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे V1 तो हमें फाइंड करना है, V2 हमें गिवन किया गया। क्या गिवन किया गया, ऊपर देख लेते हैं। V2 हमारे पास 360 गिवन किया गया, तो यहां पर हम लिखेंगे 360 और यूनिट भी साथ लिख लेंगे, 360 फीट क्यूब विच इज इक्वल टू 125/216। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो कर लेते हैं। V1 अननोन वैल्यू को पहले 216 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे लेफ्ट साइड पर, तो मैं यहां लिखूंगा V1 मल्टीप्लाई बाय 216 विच इज इक्वल टू, अब हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 1 to 5 किसके साथ, 360 के साथ। तो मैं यहां लिखूंगा 125 मल्टीप्लाई बाय 360 फीट क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। यहां पर राइट पर वैसे ही रहने देता हूं, V1 मल्टीप्लाई बाय 216 क्योंकि उसने राइट पर आकर डिवाइड होना है। 125 मल्टीप्लाई बाय 360, हमारे पास आंसर आता है 45,000 और साथ में फीट क्यूब है तो वो भी लिख देंगे। V1 इधर रहेगा और 45,000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास 216, जो लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा था राइट पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और यूनिट भी साथ लिख देंगे। V1 विच इज इक्वल टू 45,000 डिवाइडेड बाई 216, हमारे पास आंसर आता है 208.333 एंड सो ऑन, आगे चलता जाता है। यूनिट वही रहेगा फीट क्यूब। इसको अप्रोक्सीमेट करके लिख लेंगे। V1 इज इक्वल टू, अप्रोक्सीमेशन का साइन लिखना चाहें तो लिख दें 208.33 और यही आपके पास इसका आंसर है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 3 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। यहाँ पर एक वॉल्यूम गिवन किया गया है और दूसरा जो है हमारे पास अननोन है। V1 हमें फाइंड आउट करना है खुद ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिखूंगा V1 विच इज अननोन, तो क्वेश्चन मार्क V2 हमारे पास गिवन है 460 सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम के ऊपर क्यूब आता है, ये याद रखना है आपने। अब ऐसी कंडीशन जहां एक वॉल्यूम मालूम हो और दूसरा जो है ना हमें फाइंड करना हो,
तो हम क्या लेते हैं, रेशोज के थ्रू जाते हैं। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं बताता हूं। एज वी नो दैट फार्मूला हमारे पास होता है V1 ओवर V2। हमारे पास क्योंकि वॉल्यूम V1 V2 दिए गए तो ये किसके बराबर होते हैं, स्केल फैक्टर जिसको K से रिप्रेजेंट करते हैं उसके क्यूब के बराबर होते हैं। क्योंकि हमें सबसे पहले यहाँ K फाइंड करना है तो हम लिखेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K कैसे फाइंड करना है इसकी टेक्निक याद रखिएगा। आपने देखना है पहले V1 है, V1 की कोई लेंथ जैसे यहाँ 6 गिवन की गई है, इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 15 है, तो पहले 6 आएगा। 6 सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखेंगे भी तो कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास है 50। अब हम रेशोज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास हो जाएगा 6 ओवर 15 और ये कट हो सकते हैं तो मैं यहाँ पर इनको कट कर लूंगा। 3 पर दोनों डिवाइड होते हैं, ये आपके पास 2 हो जाएगा और ये आपके पास 5 हो जाएगा। स्केल फैक्टर K इज इक्वल टू 2 ओवर 5। हमें स्केल फैक्टर K को पुट करना है इस वैल्यू के अंदर, तो इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, ऐसे पता नहीं चलेगा कि कहां पुट कर रहे हैं। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यहां पर हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ K 2 ओवर 5 इन इक्वेशन 1, या इस तरह भी आप 1 लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे V1 ओवर V2। K हमारे पास कितना है, 2 ओवर 5। 2 ओवर 5 के ऊपर क्यूब लगाने के लिए हमें अब ब्रैकेट लगानी पड़ेगी और इसके ऊपर क्यूब लिख देंगे। अब मैं यहां लिखूंगा V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू, यहां पर ये 2 का क्यूब अलग हो जाएगा और 5 का क्यूब अलग हो जाएगा, तो मैं यहां लिखूंगा V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब आपके पास 8 होता है एंड 5 का क्यूब 125 होता है। अब हम V2 की वैल्यू पुट कर देंगे। V1 तो हमें फाइंड करना है, उसको सेम एज इट लिख देंगे। V2 की वैल्यू देखते हैं हमारे पास कितनी गिवन थी, 460। यहाँ ये लिखी हुई है 460, तो वापस आएंगे और यहाँ लिखेंगे 460 और साथ में यूनिट आपके पास है सेंटीमीटर क्यूब, तो यूनिट वही लिख के इज इक्वल टू 8 ओवर 125। थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो वो कर लेंगे। अननोन वैल्यू V1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 125 के साथ, तो यहां मैं लिखूंगा 125 मल्टीप्लाई बाय V1 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 460, तो मैं यहां लिखूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 460 सेंटीमीटर क्यूब। यहां पर हम लिखेंगे V1 विच इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई होगा 460 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा 3680 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 125 जो है लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। हम लिखेंगे V1 विच इज इक्वल टू 29.44, साथ में यूनिट लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूब, और यही आपके पास आंसर है। पार्ट नंबर 4, यहाँ पर 2 सॉलिड्स गिवन की गई हैं और हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है अननोन का। ये V2 हमारे पास अननोन है, हमने इसको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा लिख लेंगे। गिवन डाटा में V1 हमारे पास गिवन है, V1 विच इज इक्वल टू 288 मीटर क्यूब। V2 इज अननोन, तो V2 हमें फाइंड आउट करना है। जब कभी 2 सिमिलर शेप में एक वॉल्यूम गिवन हो और एक अननोन हो तो हम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला लिखने से पहले आप लिखेंगे एज वी नो दैट हम फार्मूला लिख लेंगे V1 ओवर V2। ये किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर विच इज K के क्यूब के बराबर होता है। यहाँ पर हमें K फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख लेंगे फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ K। K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे K विच इज स्केल फैक्टर। अब देख लेंगे वॉल्यूम कैसे है। पहले वॉल्यूम V1 है, तो जो लेंथ हमारे पास गिवन होगी साइड लेंथ, उसमें हम देखेंगे ये 12 है और ये 9 है। तो पहले हमें कौन सी लेनी है, पहले 12 लेनी है क्योंकि V1 हमारी फ्रैक्शन के अंदर पहले है, तो यहां मैं लिखूंगा 12:9 और यहां मैं लिख लूंगा K इज इक्वल टू 12 ओवर 9, देन K इज इक्वल टू, कटिंग पॉसिबल है, 4 3s are 12, 3 3s are 9 और यहां मैं लिख लूंगा 4 ओवर 3। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे इस इक्वेशन में विच इज इक्वेशन नंबर 1, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे पुट K इज इक्वल टू 4 ओवर 3 इन इक्वेशन 1, V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू 4 ओवर 3। 4 ओवर 3 क्या है, K, ये वैल्यू हम पुट करें। उसके ऊपर क्यूब था तो यहाँ होल का क्यूब लिख देंगे। यहाँ मेरे पास हो जाएगा V1 ओवर V2 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय
3 का क्यूब। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं v1 ओवर v2 विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64 के और 3 का क्यूब 27 के। क्योंकि v1 हमारे पास गिवन है, v1 की हम वैल्यू देख लेते हैं, v1 इज 288, ये आपके पास है 288। तो इसको थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं और पुट कर देते हैं 288 divided by V2 which is equal to 64 over 27 और इसके साथ लिख लेंगे मीटर क्यूब। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। V2 मल्टीप्लाई होगा 64 के साथ, 64 मल्टीप्लाई बाय V2 which is equal to 27 मल्टीप्लाई होगा 288 के साथ, 27 मल्टीप्लाई बाय 288, यहाँ पर रहेगा V27 और 288 मल्टीप्लाई होके हमारे पास बन जाएंगे 7776 डिवाइडेड बाय 64। लेफ्ट पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। V2 हमारे पास इसका आंसर है 121.5 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब यहाँ हमने स्किप कर दिया था इसके साथ और यहाँ लिख लेंगे मीटर क्यूब और ये हमारे पास इसका आंसर निकल कर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट है फाइंड द रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमिलर सॉलिड्स। दो सॉलिड्स दिए गए, इनका क्या निकालना है, स्केल फैक्टर निकालना है। तो हम फाइंड करते हैं, पहले तो गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा हमारे पास क्या है, ये दो वॉल्यूम गिवन किए गए। इसको देखो दोनों V है तो हम ऐसा करते हैं, पहले को V1 का नेम दे देते हैं, दूसरे को V2 का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन V1 विच इज इक्वल टू 512 मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्यूब में होता है हमेशा। V2 दूसरा वॉल्यूम आपके पास है 1728 मीटर क्यूब। हमने फाइंड आउट क्या करना है, स्केल फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, रेशियो ऑफ स्केल फैक्टर जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं उसे हमें फाइंड आउट करना है। अब आप अगर अच्छे से देखें तो दो वॉल्यूम्स गिवन किए गए और हमने K फाइंड करना है। तो एक रिलेशन ऐसा कुछ होता है, तो मैं ये फार्मूला लिख लेता हूं, एज द सॉलिड्स आर सिमिलर। अगर सॉलिड्स सिमिलर हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर का क्यूब। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। V1 हमारे पास है 512 डिवाइडेड बाय 1728। अगर आप यूनिट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं मीटर क्यूब, बट अगले स्टेप में वो कट हो जाएगा, इज इक्वल टू स्केल फैक्टर का क्यूब। यहाँ पर मीटर क्यूब के साथ एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास जो बाकी बचेंगे दैट इज 512 डिवाइडेड बाय 1728 इज इक्वल टू K का क्यूब। हमें क्योंकि वेरिएबल चाहिए तो वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड पर ले आएंगे। यहाँ पर तो मैं लिखूंगा K क्यूब विच इज इक्वल टू 512 डिवाइडेड बाय 1728। अब यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है, बट कटिंग कितनी लंबी करते रहेंगे, वो बहुत ही लेंथी चली जाएगी। उससे बेहतर ये है कि आप इन दोनों का एलसीएम ले लो। 512 का आप एलसीएम ले, डिवाइड होगा 2 पर तो आपको आंसर देगा 256। फिर 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको 128, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आंसर आएगा। अब हमें क्या लेना है, 1728 का एलसीएम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1728 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले 2 पर डिवाइड हो रहा है लास्ट पे क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 864, फिर 2 पर डिवाइड होगा 432, हाफ किया मैंने इसका, फिर 2 पर डिवाइड होगा 216, फिर 2 पर डिवाइड होगा 108, फिर 2 पर डिवाइड होगा 5 और ये हाफ होगा 4, ये 2 पर डिवाइड होगा, इसका हाफ होता है 27, फिर ये 3 पर डिवाइड होता है, आपके पास आएगा 9, फिर 3 पर डिवाइड होगा 3, फिर 3 पर डिवाइड होगा 1 आंसर आएगा। नंबर्स की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, जो एलसीएम ब्रेक किए, जो हमने उनको छोटे टुकड़ों में, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितने अगर आप काउंट करेंगे तो आपको ये 9 मिलेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6 हो गए, फिर 3 रह गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन नीचे क्या है, 2 टाइम, ये वाले अगर आप देखेंगे 6 है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। अब 3 रह गए 3 टाइम्स, मैं लिखूंगा 1 2 3। अब यहाँ कुछ कटिंग्स पॉसिबल है, देखिए 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 एलिमिनेट, 2 से ये 2 एलिमिनेट, 2 से ये 2 एलिमिनेट, 2 से ये 2 एलिमिनेट, ऊपर 3 2 रह गए, नीचे 3 रह गए। K का क्यूब विच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2,
यहाँ पर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक चीज कॉमन है, देखें ये 3 है पावर, तो यहाँ देखें 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूँ क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ 3 रेज टू पावर 3 क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पर भी क्यूब है। दो तरीकों से इसका क्यूब खत्म कर सकते हैं। कैसे? एक तो क्यूब रूट लेकर, एक पावर दोनों की 1/3 लेकर। मैं दोनों तरीके आपको करके दिखाता हूँ, जो आपको पसंद है आप वो कर लीजिएगा। एक तो हम लिख सकते हैं k क्यूब इज इक्वल टू 2/3, दोनों का क्या ले लेंगे क्यूब, और दोनों साइड्स पर क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट ये होता है, इधर पावर 3 होती है, इधर भी क्यूब रूट ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि k यहां रह जाएगा, क्यों? क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट एलिमिनेट हो गया यहाँ पर, और दूसरी साइड पर हो जाएगा 2 क्यूब और ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, यहाँ 3 रहेगा। यहाँ पे 3 क्यूब और इधर क्यूब रूट अलग, या हम तब अलग कर सकते हैं या तो डिवाइड हो रहा लाइक फ्रैक्शन में हो या मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा k विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ देखें ये कटिंग हो रही है इनकी, तो ये कट कर दे, और ये आपके पास रह गया 2/3। ये स्केल फैक्टर आपके पास 2/3 जो फ्रैक्शन में है उसको रेशियो में ले आओ, 2:3। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो हम यहाँ लिखते हैं और दूसरा तरीका ये है k क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, दोनों साइड्स पर आप क्या ले ले 1/3 पावर ले ले। ये 1/3 अगर इधर ली तो राइट पर भी मुझे पावर लेनी पड़ेगी, तो इधर भी 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा k 3 जहां ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई होता है, ये 1/3 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा, और नीचे भी 3 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3, और यहाँ पर कटिंग होगी, यहाँ पर भी कटिंग होगी, यहाँ पर भी कटिंग होगी, और हमारे पास ये आ जाएगा k विच इज इक्वल टू 2/3 क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं बचा। अब हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2:3। बुक के अंदर उसने पूछा स्केल फैक्टर फाइंड करें, तो स्केल फैक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया है, बट अगर आप आंसर देखेंगे तो वहां पर स्केल फैक्टर नहीं लिखा हुआ, वहां पर क्या लिखा हुआ है वॉल्यूम्स की रेशियो लिखी हुई है। तो बुक वाले ने आंसर गलत दिया हुआ है इसका, तो अगर आप उस वे में, जिस वे में बुक वाले ने की है, तो उस वे में करना चाहते हैं तो आप वो मेथड कर सकते हैं। उसने किसकी रेशियो लिखी है? वॉल्यूम की रेशियो लिख दी है। अगर आप बुक के आंसर के मुताबिक करना चाहते हैं तो उसने क्या किया है, इसका स्केल फैक्टर नहीं निकाला बल्कि वॉल्यूम की रेशियो निकाल के बता दी है। तो उसको वॉल्यूम का स्केल फैक्टर भी हम बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें, तो वो उसने उसको निकालने के लिए होता है V1/V2, उनका स्केल फैक्टर या उनकी रेशियो आप बोल लो इनको, और ये V1 की हमारे पास है वैल्यू 512 डिवाइडेड बाय 1728। इनको पहले भी हम कट कर चुके हैं, साथ जो है मीटर क्यूब लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट वो कट हो जाएंगे, और ये कट होगा इसके साथ, इसकी कटिंग इसके साथ पॉसिबल है, हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पर 2 3 टाइम्स आया था, इट्स मींस 8, और 3 3 टाइम्स बाकी बचा था, उसका मतलब होता है 27। तो हम लिख सकते हैं V1/V2 विच इज इक्वल टू 8/27, और हम रेशियो में अगर लिखें तो V1/V2 इज इक्वल टू 8:27। अकॉर्डिंग टू योर बुक आंसर ये आपके पास आंसर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट है 2 स्विमिंग पूल्स आर सिमिलर विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 4:5। अब इसका मतलब ये है कि अगर 2 स्विमिंग पूल है और दोनों के अंदर क्या है मिक्सचर है, लाइक पहले में अगर 4 लीटर है तो दूसरे में कितना होगा 5 लीटर, इस लिहाज से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा हो सकता है एक स्विमिंग पूल छोटा हो एक बड़ा हो, मैंने लीटर की एग्जांपल दी, वो तो ज्यादा लीटर्स होंगे वहां पर। आगे स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ क्लोरीन मिक्सचर टू बी एडेड। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे क्लोरीन जो है स्विमिंग पूल में क्यों ऐड किया जाता है? बैक्टीरिया को किल करने के लिए, वायरस को किल करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन आपका ये होगा कि क्लोरीन जो है नुकसानदेह नहीं है, तो ये उन लोगों के लिए जिनको अस्थमा है, बाकियों के लिए नहीं है अगर वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं। इज प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पूल। अब उसमें ये कह रहा है कि उनकी प्रोपोर्शनल जो है उनका बराबर है। जैसे हम 2 जगहों पर अगर चाय बना रहे हो तो चीनी हमने अगर दोनों में सेम डालनी हो, इक्वल रेशियो डालनी हो, और एक जो बर्तन है उसके अंदर कम दूध हो एक में ज्यादा हो, तो उस लिहाज से चीनी ज्यादा कम दोनों में पड़ेगी। इसी तरह स्विमिंग पूल क्योंकि बड़े छोटे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर क्लोरीन की जो मिकदार है वो कम ज्यादा होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखूंगा और गिवन डाटा हम लिखना शुरू करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़ते हैं हम। स्केल फैक्टर हमारे पास गिवन है 4:5,
तो वो मैंने लिख दिया 4:5। अब स्केल फैक्टर को हमेशा वैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, आप पहले ही कर दो 4/5। इससे आगे स्टेटमेंट है, इफ 3 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर आर एडेड, अगर 3 कप जो है क्लोरीन के ऐड किया जाए फॉर द स्मॉलर पूल, हाउ मच ऑफ क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर द लार्जर पूल। वो ये बोल रहे हैं अगर छोटे स्विमिंग पूल में 3 कप जरूरत पड़े क्लोरीन के, तो बड़े स्विमिंग पूल में कितने कप्स की जरूरत होगी। अब आप 3 कप वाला डाटा लिखेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ कप इन स्मॉलर पोल वो कितने 3 है, नंबर ऑफ कप इन लार्जर पोल वो कितने हैं अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर हम ये सोच लेंगे छोटे पोल के अंदर 3 जो है वो वॉल्यूम है, तो बड़े में वॉल्यूम कितना होगा, तो हम इसको वॉल्यूम वाले मेथड से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये साइड इरेज करके इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, हमारे पास ये वॉल्यूम 1 है जो कि 3 गिवन किया गया, इसको हम वॉल्यूम 2 का अगर नेम दे दें जो कि हमारे पास अननोन है। अब हम फार्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि 2 हमारे पास वॉल्यूम है और स्केल फैक्टर है, तो फार्मूला कौन सा होता है, V1/V2 इज इक्वल टू K क्यूब। सॉलिड्स आर सिमिलर, तो हम यहाँ लिखेंगे V1/V2 विच इज इक्वल टू K का हम क्या लिख देंगे, क्यूब लिख देंगे। V1 हमारे पास कितना है 3, V2 विच इज अननोन जो हमें फाइंड आउट करना है, और K हमारे पास 4/5 गिवन किया गया। होल का हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। हमारे पास हो गया 3/V2 विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और हम यहाँ वैल्यूज लिखते हैं 3/V2 विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब हमारे पास 125 होता है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, अननोन वैल्यू को किसके साथ, 64 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा 64 मल्टीप्लाई बाय V2 विच इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 125, 3 मल्टीप्लाई बाय 125, यहाँ हो जाएगा 64 V2 विच इज इक्वल टू 375। थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा इसको, हमें यहाँ V2 चाहिए लेफ्ट पे, तो V2 रहने देंगे और इधर 375 डिवाइडेड बाय 64 V2 विच इज इक्वल टू 5.859375। अब आपकी बुक में जो है 1 डेसिमल लिखा गया है, तो आगे वाले उसने स्किप कर दिए, लिखे हैं 5.8। क्योंकि ये नंबर ऑफ कप्स हैं तो साथ में आप लिख लें कप्स। एट द एंड आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5.8 कप्स ऑफ क्लोरीन मिक्सचर इज नीडेड फॉर द लार्जर पोल। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है, अ मॉडल बस इज बिल्ट विद अ स्केल ऑफ 1:10। अब इस बात को समझाता हूँ। एक्चुअल बस हमारे पास मौजूद होती है, एक्चुअल बस का एक मॉडल बनाया गया आपके पास, और अगर बस एक्चुअल में 10 थी तो जो मॉडल बस थी उसकी वहां पर लेंथ कितनी होगी, 1। आप ये सोच लो कि ये एक बस है बड़ी, जो एक्चुअल बस है ये, उसका एक मॉडल बनाया गया छोटा। तो यहाँ पे ये बोल रहा है अगर इसकी हाइट 10 होगी तो छोटी जो मॉडल बस है उसकी हाइट 1 होगी। अगर इसकी ये साइड आप सोच लो कि 20 होगी तो इसकी 2 होगी। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपको दूसरी साइड मिलेगी। आगे लिखा हुआ है द मॉडल बस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 30 मीटर क्यूब। जो मॉडल बस बनाई गई है उसका जो वॉल्यूम है 30 मीटर क्यूब है। ही सेज व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस। अगर मॉडल बस का 30 मीटर क्यूब है तो एक्चुअल बस का वॉल्यूम क्या होगा, ये वो पूछना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। जो गिवन डाटा है वो लिखना शुरू करते हैं। एक तो हमें क्या बताया गया, स्केल बताया गया। स्केल फैक्टर बोल दो या स्केल बोल दो। स्केल इज इक्वल टू किससे शो करते हैं इसको, K से, और ये हमारे पास है 1:10। इसको हमेशा मैं बोलता हूँ फ्रैक्शन में आप पहले कन्वर्ट कर ले, 1:10 हो जाता है। मॉडल बस का वॉल्यूम बताया गया तो अब हम वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मॉडल बस जो हमने कितना लिखना है, 30 मीटर क्यूब। हमेशा वॉल्यूम क्यूब में होता है। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस, तो हम यहाँ लिख लेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस, ये हमारे पास अननोन है। दोनों V नहीं रख सकते इसलिए इसको V1 इसको V2 मैंने शो करा दिया। अगर किसी 2 सॉलिड्स का स्केल फैक्टर दिया गया हो तो उसका मतलब है वो सिमिलर होती है। तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर, as the actual bus and model bus are similar। अगर 2 बस सिमिलर हो तो दोनों का वॉल्यूम भी गिवन है। यहाँ लिखेंगे V1 V2 और हमारे पास स्केल फैक्टर भी गिवन है, तो स्केल फैक्टर के किसके बराबर होता है, क्यूब के। एक वॉल्यूम मालूम है दूसरा मालूम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। V1 हमारे पास कितना गिवन किया गया, 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 विच इज अननोन, दैट इज इक्वल टू K का क्यूब। K कितने, 1/10। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1/10 होल का क्यूब। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें। लेफ्ट पर मेरे पास रहेगा 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2, 1 का क्यूब
कितना होता है 1 होता है, वैसे लिख देता हूँ, और 10 का क्यूब 1000 होता है। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं 30 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय V2 विच इज इक्वल टू 1 का क्यूब 1 और 10 का क्यूब आपके पास कितना होता है 1000 होता है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्योंकि हमें V2 फाइंड करना है। तो सबसे पहले V2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। 1 मल्टीप्लाई बाय V2 विच इज इक्वल टू, अब आपके पास 1000 मल्टीप्लाई होगा 30 मीटर क्यूब के साथ। 1000 मल्टीप्लाई बाय 30 मीटर क्यूब, यहां मेरे पास बनेगा V2 विच इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 30,000 हो जाएगा आपके पास। साथ में मीटर क्यूब था तो मीटर क्यूब भी रहेगा। जब भी क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट की सूरत में हो तो आपने कोशिश करनी है कि एंड में आप एक स्टेटमेंट लिख के बता दें। तो यहाँ आप एंड में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल बस इज 30,000 मीटर क्यूब। इसके साथ एक और बात बता दूं, आपकी बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। मैंने बहुत बार ट्राई किया, वो वाला आंसर किसी सूरत आ ही नहीं सकता। तो इसका आंसर 30,000 है। आई थिंक सो 10,000 इस तरह करके कोई आंसर गिवन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेटमेंट है सॉलिड ए शोन बिलो इज सिमिलर। अच्छा, एक सॉलिड ए है, वो सिमिलर है किसके, टू द सॉलिड बी। एक और शेप है सॉलिड बी, वो बोल रहे नॉट शोन, जो दिखाई नहीं दी गई। जब भी दो सॉलिड सिमिलर होती हैं तो उनकी शेप एक जैसी होती है। जैसे ये सिलेंडर है तो बी भी सिलेंडर ही होगी विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 2:3। अब हम जो है सोल्यूशन लिख के गिवन डाटा साथ साथ लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमें स्केल फैक्टर गिवन किया गया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा स्केल फैक्टर इज इक्वल टू के से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारे पास गिवन किया गया 2:3। इसको हम क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू 2/3। आगे स्टेटमेंट है फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी। सॉलिड बी का क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत सारे बच्चों को इशू होता है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या होता है। सरफेस एरिया ये है कि इसके अंदर स्पेस कितनी है, कितनी कोई चीज फिल हो सकती है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे गैस हो, चाहे वो कोई सॉलिड शेप में कोई चीज इसके अंदर फिल की जाए, तो वो तीनों जो है कितनी फिल हो सकती है, स्पेस कितनी है, इस चीज को वॉल्यूम कहते हैं। अब आते हैं सरफेस एरिया पे। सरफेस एरिया ये है कि ऊपर जो ये जगह है, ये इसकी सरफेस का एरिया, एक जगह नीचे है इसकी सरफेस का एरिया, और एक जो कर्व है, जैसे आप समझ लो गिलास है, जहां से आप पकड़ते हो ये साइड्स जो है वो सारा उसकी सरफेस का, तीनों का एरिया फाइंड करके उनको ऐड करें तो वो क्या कहलाता है, सरफेस एरिया कहलाता है। आगे वो लिखते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए आर। पहले क्या दिया गया, सरफेस एरिया है ये आपके पास, और ये आपके पास वॉल्यूम है। किस शेप का दिया गया, सॉलिड ए का। बी का हमने फाइंड आउट करना है, तो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं और जो फाइंड करना है वो भी लिख लेते हैं। सारा डाटा मैंने यहाँ लिख दिया। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड ए, उसको एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया विच इज इक्वल टू 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए इज इक्वल टू 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। नीचे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड बी, एरिया को ए से रिप्रेजेंट किया जो कि फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी, वी से वॉल्यूम, और वो भी हमने फाइंड आउट करना है। अब देखें यहां भी एरिया लिखा हुआ है, यहां भी एरिया लिखा हुआ है, तो पता कैसे चलेगा कि एरिया ए कौन सा है, एरिया बी कौन सा है। ए के नीचे छोटा ए लिखता हूं, इसका मतलब है एरिया ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए, एरिया ऑफ बी, वॉल्यूम ऑफ बी। पहले हम एरिया फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला जो है 9.3 के अंदर हमने यूज किया है, उसी को दोबारा यूज करेंगे। यहां मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा एज सॉलिड्स आर सिमिलर, तो फार्मूला यूज करेंगे एरिया वाला, एरिया, और दूसरा A1 और A2 लिखते थे, इसमें लिखेंगे A B विच इज इक्वल टू के स्केल फैक्टर के स्क्वायर के बराबर होता है। इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, सरफेस एरिया और एरिया के लिए दोनों के लिए सेम फार्मूला यूज होता है। यहां पर हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। एरिया ऑफ सॉलिड ए इज इक्वल टू 130 और साथ में है पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी, थोड़ा छोटा करके लिखिएगा। के की वैल्यू आपके पास 2/3 है, तो यहां मैं लिखूंगा 2/3 होल का हम क्या ले लेंगे यहाँ पर, स्क्वायर। यहां पर मैं लिखूंगा 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी विच इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। यहां पर मेरे पास हो जाएगा 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बी। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। वेरिएबल को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 4 के साथ, तो हम लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय ए छोटा सा b, मतलब एरिया ऑफ b, तो मैं लिखूंगा 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास हो जाएगा 4 एरिया ऑफ b इज इक्वल टू, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 130 को 9 के साथ, पाई की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है,
तो ये हमारे पास हो जाएगा 1170, साथ में पाई और यहाँ हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ बी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1170 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एरिया ऑफ बी हमारे पास जो निकल के आएगा 1170 पाई को कुछ नहीं करना, 1170 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 292.5, और जो पाई है उसको वैसा रहने दे और जो यूनिट है उसको भी वैसे का वैसे रहने दे। ये आपके पास इसका आंसर निकल के आ गया। सॉलिड बी का एरिया तो फाइंड कर लिए, अब हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। देखिए आप यहाँ वॉल्यूम एक गिवन किया गया, एक अननोन है, और हमारे पास स्केल फैक्टर क्योंकि मौजूद है तो हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे V ओवर V, दो वॉल्यूम्स का रेशियो, ये वॉल्यूम A वॉल्यूम B विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के क्यूब के बराबर होता है। आज सॉलिड्स आर सिमिलर, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू K, स्केल फैक्टर आपके पास कितना था 2/3 होल का क्यूब। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। यहां पर दोबारा लिखेंगे 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 का क्यूब आपके पास होता है 8, 3 का क्यूब आपके पास होता है 27। हमें अननोन वैल्यू वॉल्यूम ऑफ B फाइंड करना है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 8 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 8 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 280 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और यहां हमारे पास हो जाएगा ये 8 वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 280 आपके पास होगा 7560 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमें क्योंकि वॉल्यूम ऑफ B चाहिए तो मैं यहां लिखूंगा 7560 पाई सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 8, आके इस पे क्या होगा डिवाइड वॉल्यूम ऑफ B। अब आपने पाई को कुछ नहीं करना, 7560 को डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 945, और इसके साथ पाई वैसे रहने देंगे और सेंटीमीटर क्यूब भी रहने देंगे, और आपके पास यही इसका आंसर है। दो आंसर इस क्वेश्चन में निकले, एक पहला आंसर वॉल्यूम ऑफ B एंड दूसरा एरिया ऑफ B, जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ है यहां पर। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट है सॉलिड 1, इसकी वो बात कर रहे हैं। सॉलिड 1 इज सिमिलर टू सॉलिड 2, सॉलिड 2 ये है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर। ही सेज फाइंड द स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर आपने फाइंड आउट करना है ऑफ सॉलिड 1 टू सॉलिड 2, सॉलिड 1 टू सॉलिड 2 का स्केल फैक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम V इज इक्वल टू 8 पाई फीट क्यूब, देन दूसरा V है आपके पास 125 पाई फीट क्यूब, 125 पाई फीट क्यूब। यहां पर दोनों को V से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए पहले को V1 और दूसरे को V2। हमने फाइंड क्या करना है, स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, K से, दैट इज अननोन। अब हम लिखेंगे एज सॉलिड्स आर सिमिलर, तो फॉर्मूला एक होता है जिसके अंदर दो जो है क्या होती हैं, वॉल्यूम्स होती हैं और एक स्केल फैक्टर होता है। सो V1 ओवर V2, ऐसा क्यों लिखा है, पहले सॉलिड 1 फिर सॉलिड 2, इसलिए सॉलिड 1 का वॉल्यूम ऊपर और सॉलिड 2 का वॉल्यूम नीचे, इज इक्वल टू K क्यूब। यहां पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। V1 है आपके पास 8 पाई फीट क्यूब डिवाइडेड बाय 125 पाई फीट क्यूब विच इज इक्वल टू K क्यूब। यहां पर कटिंग पॉसिबल है, तो फीट क्यूब के साथ कट जाएगा और पाई भी पाई के साथ एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर लिखेंगे 8 ओवर 125 विच इज इक्वल टू K क्यूब। हमें K के ऊपर क्यूब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ K चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इनको स्वैप करता हूं, लेफ्ट वाली राइट पर, राइट वाली लेफ्ट पर। तो यहां मैं लिखूंगा K क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 125। अब इनको भी क्यूब बनाते हैं तो ऊपर पॉसिबल है,
कि यहाँ पर बना ले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और नीचे बना ले 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 टाइम। इधर भी क्यूब है तो यहाँ मैं लिखूंगा k क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में 5 का क्यूब। दोनों साइड पे क्या ले लेते हैं, क्यूब रूट ले लेते हैं। क्यूब रूट इस साइड पे लिया और इस साइड पर भी क्यूब रूट ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, 3 से 3 एलिमिनेट हो गया और हमारे पास लेफ्ट साइड पे बच गया k विच इज इक्वल टू, अब हम इनको अलग अलग कर देते हैं, 2 का क्यूब और क्यूब रूट इस पे अलग से आ गया, डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब और इस पे क्यूब रूट अलग से आ गया, कि दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर कटिंग पॉसिबल है, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा, क्यूब से क्यूब रूट कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2/5। हम इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 2/5। आपने यहाँ पर स्केल फैक्टर फाइंड कर लिए। स्केल फैक्टर एक्चुअल में कोई भी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड की लेंथ की रेशियो होती है, जितना कट हो सके मिनिमम करके हम लिखते हैं और यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेटमेंट है सॉलिड A एंड सॉलिड B आर मैथमेटिकल सिमिलर। अब वो क्या बोल रहे हैं कि दो शेप्स हैं आपके पास, दो सॉलिड्स हैं और दोनों सिमिलर हैं एक दूसरे के। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A इज, A का जो वॉल्यूम है 32 सेंटीमीटर क्यूब है। द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B इज 108 सेंटीमीटर क्यूब। द हाइट ऑफ सॉलिड A इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ सॉलिड B। सॉलिड B की हाइट हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लिया और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम डाटा लिखना शुरू करते हैं। गिवन डाटा मैंने यहाँ पर लिख लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड A इज 32 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड B इज 108 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट को h से रिप्रेजेंट किया, h ऑफ A इज 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ B दैट इज अननोन, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। अब आप यहाँ एक चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि जब भी हम कभी दो क्रॉसपॉन्डिंग साइड, जैसे दोनों की हाइट है, इनकी जब हम रेशो लेंगे, हाइट A रेशो हाइट B, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, स्केल फैक्टर कहलाता है। तो इसका मतलब अगर हमें स्केल फैक्टर मालूम हो जाए तो इसको फाइंड करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं ये फार्मूला क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए वॉल्यूम के साथ जो है स्केल फैक्टर का एक रिलेशन है। जो फार्मूला हम लिखते हैं V1/V2, वही फार्मूला यूज करके हम K निकाल लेंगे। एक वैल्यू मालूम है, दूसरी अननोन है, तो उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एज सॉलिड्स आर सिमिलर सो वॉल्यूम रेशो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ A वॉल्यूम ऑफ B विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के क्यूब के बराबर होता है। अब आप अगर यहाँ देखें तो दो वॉल्यूम हमें मालूम है, इसका मतलब यहाँ से हम स्केल फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ A आपके पास है 32, साथ में सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय 108 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू K का क्यूब। K अननोन है तो इसको हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब एलिमिनेट हो गया और यहाँ क्या हो सकती है, कटिंग हो सकती है, लेकिन कटिंग बार बार लंबी करने से बेहतर है कि मैं आपको ये एलसीएम के थ्रू करा दूं। 32 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 16, 2 8, 2 4, 2 एंड 2 पे डिवाइड होगा, फिर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह दूसरा है 108 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 54, 2 27, 3 पर डिवाइड होता है अब 9, 3 पर डिवाइड होता है 3 पर डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1। एक स्टेप दोबारा मैं लिख देता हूँ, 32 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू K क्यूब, और यहाँ स्वैप करते हैं K क्यूब लेफ्ट पर और 32/108 राइट पर। K क्यूब इज इक्वल टू 32 के कितने पेयर बने, 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 2। इधर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो मैं लिखूंगा K का क्यूब विच इज इक्वल टू, यहाँ कटिंग पॉसिबल है, 2 से 2 एलिमिनेट, 2 से 2 एलिमिनेट। अब हमारे पास रह क्या गया, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं लिखूंगा 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3, क्योंकि 3 भी 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड पे क्यूब रूट ले सकते हैं। यहां पर मैंने क्यूब रूट लिया और यहां पर भी मैंने क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट लेने के बाद यहां मेरे पास K बचेगा, क्योंकि क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, विच इज इक्वल टू, यहां पर अगर स्प्लिट करें या डायरेक्ट करना चाहे आपकी अपनी मर्जी, मैं डायरेक्ट ही खत्म कर देता हूं, 2/3 आ गया मेरे पास। इसको थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि इजीली हम चीजें सॉल्व करते रहें। हमारे पास दो हाइट थी, एक हाइट ऑफ A एंड दूसरी थी हाइट ऑफ B। दोनों एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है,
तो हम क्या लेंगे, इनकी रेशो। इनकी रेशो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के, तो यहाँ हम के लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा एच ए डिवाइडेड बाय एच बी। सिमिलर शेप में क्रॉसपॉन्डिंग साइड की रेशो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के, और स्केल फैक्टर हमने पहले फाइंड आउट कर रखा है जो कि हमारे पास है 2/3। तो मैं क्या करूंगा, के की जगह पर 2/3 पुट कर दूंगा एंड दैट इज इक्वल टू एच ए एच बी। एच बी हाइट ऑफ बी फाइंड करने, हाइट ऑफ ए आपके पास गिवन है, ऊपर मैं दिखा भी देता हूं। हाइट ऑफ ए अगर आप देखें तो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन की गई है, तो हम वापस चल के वहां हाइट ऑफ ए पुट कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ बी दैट इज अननोन। यहाँ पर अननोन वैल्यू एच बी फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो मैं यहाँ पर पहले लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ बी विच इज इक्वल टू, ये साइड मल्टीप्लाई होगी 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 और साथ में उसके सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। और ये मेरे पास एच बी हाइट ऑफ बी विच इज इक्वल टू, यहाँ ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आके क्या होगा, डिवाइड, और यहाँ हम लिखेंगे एच बी विच इज इक्वल टू 13, 2 पे डिवाइड होगा, हमारे पास आंसर आता होता है 15 सेंटीमीटर। आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइट ऑफ सॉलिड बी इज 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट है P and Q are two similar solids, दो सिमिलर सॉलिड्स हैं। P has surface area, P का जो सरफेस एरिया है एंड वॉल्यूम दोनों गिवन किए गए। इसका मतलब पहला एरिया होगा, दूसरा क्या होगा, वॉल्यूम, जिस लिहाज से इधर लिखा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आगे उसने लिख भी दिया कि रेस्पेक्टिवली फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q, सॉलिड Q का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। इफ Q हैज सरफेस एरिया ऑफ 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर उसका सरफेस एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिख लिया। अब यहाँ हम सारा गिवन डाटा लिख लेते हैं। वॉल्यूम फाइंड करना है और एक वॉल्यूम गिवन है और एक अननोन है, दोनों में से एक गिवन और एक अननोन। क्योंकि दोनों सॉलिड सिमिलर हैं तो उसके लिए, सिमिलर सॉलिड के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। तो एक स्टेटमेंट हम लिखेंगे सॉलिड्स आर सिमिलर, तो हम एक फार्मूला लिखेंगे कि हमारे पास फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ P ओवर वॉल्यूम ऑफ Q, जो कि बराबर होता है 2 वॉल्यूम सिमिलर शेप के, किसके बराबर होता है, के क्यूब के, स्केल फैक्टर के क्यूब के। अब देखें हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें अननोन है, एक वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम और तीसरा स्केल फैक्टर। अगर 2 मालूम हो तो तीसरी कर सकते हैं। अगर हम कंडीशन देखें तो एक तो स्केल फैक्टर भी नहीं है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी नहीं है, तो हमें यहाँ क्या चीज हम पहले फाइंड कर सकते हैं, स्केल फैक्टर पहले हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक और लाइन, फर्स्ट वी विल फाइंड द स्केल फैक्टर के। अब वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसका मैं तरीका बताता हूं। देखिए 2 एरियाज आपके पास गिवन है, अगर मैं आपको यहां दिखा सकूं तो ये वाला एरिया भी गिवन है और ये वाला एरिया भी गिवन है, दोनों एरिया गिवन है। तो एरिया वाला फार्मूला यूज करेंगे, ए पी ओवर ए क्यू, दोनों एरियाज गिवन है तो ये किसके बराबर होते हैं, स्केल फैक्टर के स्क्वायर के। अगर यहाँ 2 पुट कर दें तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केल फैक्टर। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड P कितना है आपके पास, 108 और उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ Q आपके पास है 300, उसके साथ भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू के स्क्वायर। यहाँ पर कुछ कटिंग पॉसिबल है, ये इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा और बाकी वैल्यूज का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। अगर मैं इसको लिखना चाहूं के स्क्वायर इज इक्वल टू 108 और नीचे कितना है, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं 108। 108 किस पे डिवाइड होगा, 2 पर, तो हमारे पास 54 आ जाएगा। 2 पर डिवाइड होगा तो 27, फिर 3 पर डिवाइड होता है 9, फिर 3 पर डिवाइड होता है 3 पर डिवाइड होता है 1। अब हम 300 को भी ऐसे डिवाइड कर लेते हैं एलसीएम लेकर ताकि वो ब्रेक हो जाए। ये पहले 2 पर डिवाइड होगा, हाफ हो जाएगा 150, फिर 2 पर डिवाइड होगा 75 आ जाएगा, फिर 3 पर डिवाइड होता है और आपके पास 25 आ जाएगा, फिर 5 पर डिवाइड होता है आपके पास 5 आ जाएगा, देन 5 पर डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 108। 108 के क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। 300 के क्या बने, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाले अब हम लिख रहे थे। अब कुछ कटिंग पॉसिबल है, 2 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ। फाइनली आपको मिला के स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3 का क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे हम यहाँ पर, इधर स्क्वायर रूट
और इधर भी स्क्वायर रूट, दोनों साइड पे ये खत्म हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा k विच इज इक्वल टू 3/5। अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर वॉल्यूम का फार्मूला लिखा था उसमें हम पुट कर देते हैं। कौन से फार्मूले की मैं बात कर रहा हूं, इस फार्मूले की, ये वाला फार्मूला। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे जा रहा हूं और नीचे जाके लिखते हैं पुट k इज इक्वल टू 3/5 एंड आपके पास दूसरा है वॉल्यूम ऑफ, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ p ऊपर गिवन है, देख लेते हैं कितना है वॉल्यूम ऑफ p। अगर आप यहां देखें तो आपको 135 देखने को मिल रहा है, तो इसको जाके हम लिखते हैं 135 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि वॉल्यूम है इन इक्वेशन नंबर 1, जो ऊपर इक्वेशन 1 हमने बनाई। वो इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या था, दोबारा दिखा देता हूं। हमारे पास ऊपर है वॉल्यूम ऑफ p, नीचे है वॉल्यूम ऑफ q और k के क्यूब के बराबर है। तो यहां पर लिखूंगा 135 वॉल्यूम ऑफ p की जगह पर, और इसके साथ यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ q विच इज इक्वल टू k का क्यूब। k कितना निकला है हमारे पास 3/5 होल का, यहां पर मैं क्या लिख दूंगा क्यूब, 135 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय VQ वॉल्यूम ऑफ Q। यहां पर 3 के ऊपर क्यूब आ जाएगा और इधर 5 के ऊपर क्यूब आ जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 135 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ Q, दैट इज इक्वल टू 3 का क्यूब आपके पास कितना होता है 27 एंड 5 का क्यूब आपके पास 125 होता है। वॉल्यूम ऑफ Q फाइंड करने के लिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, तो हमारे पास अननोन वैल्यू VQ है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले 27 के साथ, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 27 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ Q, दैट इज इक्वल टू दूसरी साइड आपके पास 125 मल्टीप्लाई बाय 135, तो लिखेंगे 125 मल्टीप्लाई बाय 135 सेंटीमीटर क्यूब, और ये मेरे पास VQ सिर्फ इधर रखना चाह रहा हूं, और 125 मल्टीप्लाई बाय 135 आपके पास आंसर आएगा 16,875, साथ में सेंटीमीटर क्यूब है, ऊपर लिखेंगे, नीचे जगह इसलिए छोड़ी 27 लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। हम इसको लिखेंगे V ऑफ Q वॉल्यूम ऑफ Q, डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर जो देखने को मिल रहा है 625, और इसका यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर क्यूब, ऊपर लिखा हुआ भी है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड Q इज 625 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट है x एंड y आर टू सिमिलर सिलेंडर्स, दो सिलेंडर्स हैं x और y दोनों एक दूसरे के क्या हैं सिमिलर हैं, सच दैट उनकी जो रेशियो गिवन की गई है बेस एरिया ऑफ x, ये आप एरिया मान के चलो, जैसे एरिया वाला फार्मूला लगता है, बेस एरिया ऑफ y। अब जब आपके पास सिलेंडर होता है, ये आप सिलेंडर मान लो, ठीक है, बेस एरिया क्या होता है, ये जो बिल्कुल नीचे बेस है जिसको मैं अभी बना रहा हूं, इसका एरिया बता दिया, जो नीचे ये सर्कल होता है इसका एरिया उसने बता दिए। दोनों का, दो सिलेंडर्स हैं तो मैं एक का वैसे दिखा रहा हूं, कहता है पहले का अगर बेस एरिया जो ये नीचे वाला एरिया है वो 16 हो और दूसरे का 25 हो, फाइंड द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर। आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, हाइट की रेशियो फाइंड करनी है दो सिलेंडर्स की। ये H1 मान लो, एक और सिलेंडर मान लो आप यहाँ पे आपके पास है, उसकी H2 है, और आपके पास ये जो एरिया गिवन किया गया A1 इसको मान लो, इसको A2 मान के चलो आप। पार्ट नंबर 1 में वो कह रहा है रेशियो ऑफ हाइट्स ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों जो सिलेंडर है उनकी हाइट की रेशियो। सबसे पहले मैं लिख लूंगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद ये वाला जो डेटा है मेरे पास इसको दोबारा लिख लूंगा मैं। यहाँ पर हमारे पास दो रेशियोज हैं, इनको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, गिवन डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। बेस एरिया ऑफ x रेशियो बेस एरिया y, इसको फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कर लिया है, और दूसरे को भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा 16 पहले आ जाएगा और 25 बाद में। अगर मैं ऐसा करूं कि ये एरिया ऊपर वाला एरिया हो गया और नीचे वाला भी एरिया हो गया, दो एरियाज है, इस एरिया को एरिया ऑफ x का नेम दे देते हैं, इसको एरिया ऑफ y का, छोटा सा y लिखना है आपने, 16/25 मैंने यहाँ लिख दिया। उसकी डिमांड क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ बोथ सिलेंडर, दोनों जो सिलेंडर की हाइट की रेशियो है वो लिखनी है। तो हमें फाइंड करना है H1 रेशियो H2, कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो हो तो वो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर K के बराबर होती है। हमारे पास देखें थोड़ा सा यहाँ हिंट मिल गया, कैसे, ये दो एरियाज की अगर रेशियो हो तो वो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के स्क्वायर के बराबर होती है। बोथ साइड्स आर सिमिलर, सो एरिया जो आपके पास पहला है x का और दूसरा एरिया है आपके पास y का, ये किसके बराबर होगा, k स्क्वायर के, एरिया के ऊपर स्केल फैक्टर का स्क्वायर होता है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं, यहां मेरे पास है 16 और यहां मेरे पास है 25 विच इज इक्वल टू k स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेंगे ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए। यहाँ पे स्क्वायर है
तो इधर भी स्क्वायर बनाते हैं, देखें ये 4 का स्क्वायर होता है और नीचे कितना होता है 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू K2। दोनों साइड पे क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। इधर भी मैंने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, यहां बचेगा 4/5 विच इज इक्वल टू K। मैं ऐसे लिख सकता हूं K इज इक्वल टू 4/5। मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्केल फैक्टर K होता है और ये किसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो के। अगर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करूं तो ये मैंने ऊपर बताया भी है, यहां पर ये K के बराबर होता है। तो इसको मैं यहां अगर लिख दूं H1 रेशियो H2 विच इज इक्वल टू 4/5। क्या किया, K की जगह पर H1 और H2 पुट कर दिया और इस फ्रैक्शन को रेशियो में हमने कन्वर्ट कर लिया। पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन है फाइंड, आपने करना है रेशियोज ऑफ एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर। कर्व सरफेस कौन सी होती है, जैसे आपके पास गिलास है, जहां से आपने पकड़ा होता है वो कर्व सरफेस होती है। हमने क्या करना है, उसको फाइंड आउट करना है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा, नीचे हमारे पास 2 सिलेंडर्स हैं, एक सिलेंडर आपके पास X है और एक Y है। इनकी क्या लेनी थी, रेशियो लेनी थी। तो मैंने रेशियो लिखकर आगे क्वेश्चन मार्क लिखा है। रेशियो को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख के दिखाता हूं। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस X, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस Y, 2 सरफेस हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, एरिया सरफेस एरिया हो या कोई भी एरिया हो, हम उसको लिख सकते हैं एरिया के तौर पे 2 एरियाज की रेशियो, एक एरिया X का है, एक एरिया Y का है। तो ये किसके बराबर होते हैं, स्केल फैक्टर के स्क्वायर के। तो मैं यहां अगर लिखूं AX ओवर AY और स्केल फैक्टर ऊपर हमने फाइंड आउट किया। अगर मैं दिखाऊं पार्ट नंबर 1 में हमने स्केल फैक्टर फाइंड किया है, तो ये आपके पास स्केल फैक्टर था। जो आपने रेशियो निकाली थी ये किसके बराबर थी, स्केल फैक्टर के 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड की। तो 4/5 को आप लिख सकते हैं 4/5 होल का, यहां पर क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। मैं थोड़ा ऊपर करके भी दिखा देता हूं, हमने वैसे स्केल फैक्टर ऊपर फाइंड आउट किया था। AX ओवर AY सरफेस एरिया ऑफ X सरफेस एरिया ऑफ Y, 4 का जो स्क्वायर है यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। आपके पास है AX ओवर AY विच इज इक्वल टू 16/25। क्योंकि हमें आंसर रेशियो में देना था तो मैं लिखूंगा AX रेशियो AY which is equal to 16/25. This is your answer of part number 2. Part number 3 स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। रेशियो निकालनी है वॉल्यूम्स की। 2 सिलेंडर है, एक आपके पास X है और दूसरा Y है। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखूंगा सोल्यूशन और सोल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वॉल्यूम की रेशियो फाइंड करनी थी, तो 2 सिलेंडर थे X और Y, तो मैं उनकी रेशियो लिखती वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर X वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर Y, उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। रेशियो क्योंकि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है तो मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, आगे क्वेश्चन मार्क। और मैं अगर यहां लिखूं वॉल्यूम और नीचे वॉल्यूम लिखूं, 2 वॉल्यूम्स की रेशियो और यहां पर वॉल्यूम X और यहां पर वॉल्यूम Y आपने फाइंड आउट करना है। अब आपको पता है वॉल्यूम की जो रेशियो है, 2 सिमिलर शेप का जो वॉल्यूम होता है उनकी रेशियो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के क्यूब के बराबर होती है। ऊपर हमने जो है स्केल फैक्टर फाइंड आउट किया हुआ है, जो 4/5 निकला था, VX ओवर VY, K कितना स्केल फैक्टर 4/5, ऊपर क्या है क्यूब, तो होल के ऊपर क्यूब लग जाएगा यहां पर और हम लिखेंगे VX ओवर VY विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब। यहां लिखूंगा 4 का क्यूब, नीचे 5 का क्यूब, ये हो जाएगा VX ओवर VY विच इज इक्वल टू 4 का क्यूब आपके पास कितना होता है 64। तो यहां मैं लिखूंगा 64 और 5 का क्यूब होता है 125 के बराबर। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा और हम यहां लिख लेंगे VX रेशियो VY विच इज इक्वल टू 16/125। यहां कटिंग पॉसिबल नहीं थी तो मैंने ये रेशियो फाइंड कर ली तीसरे पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ 1 राइट सर्कुलर कोन। अब बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि राइट सर्कुलर कोन कैसी होती है। ये नॉर्मली कोन होती है, बस मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके नीचे दिखाऊं तो ऐसी कोन जिसकी ये बेस में क्या बने, आपके पास राइट एंगल बने, उसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ना चाहें, A right circular cone is cone whose axis कौन सी साइड होती है, ये वाली साइड को हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, प्लेन ऑफ द बेस, बेस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, यहाँ राइट एंगल बन रहा होगा। इसकी बस यही निशानी। अगर आप बाकी पढ़ना चाहते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है, आप खुद रीड कर लीजिएगा, इस पे टाइम हम ज्यादा वेस्ट नहीं करते। 1 राइट सर्कुलर कोन इज 8 times द अदर वन। 2 कोन है तो एक अगर
1 है तो दूसरी क्या है 8 है, ऐसे मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन इज 12 मीटर, अगर बड़ी कोन का रेडियस कितना है 12 मीटर है, तो फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन, स्मॉलर कोन का जो है आपने रेडियस फाइंड करना है। ये 1 लिखा हुआ है, स्मॉलर 1 आप बोल दो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन डाटा लिखने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने सपोज किया, क्योंकि उसने बोला है कि जो स्मॉलर है अगर वो 1 हो तो 8 टाइम्स जो लार्जर है वो उससे बड़ा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि अगर मेरे पास स्मॉलर कोन x है और जो लार्जर है वो 8 टाइम्स ज्यादा है, 8 टाइम्स को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो वो उससे अगर वो x है तो 8 टाइम्स 8 के साथ क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, दैट्स मीन्स कि वो 8 टाइम्स ज्यादा 8x हो जाएगा। और आगे वो क्या कहता है, इफ द रेडियस ऑफ लार्जर कोन, स्मॉलर तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो लार्जर कोन कितनी है 12 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है स्मॉलर कोन कितना रेडियस रखती है। तो नीचे मैंने लिखा एज बोथ शेप्स आर सिमिलर, अगर दोनों शेप्स सिमिलर हैं तो हमारे पास दोनों का वॉल्यूम गिवन किया गया, तो वॉल्यूम की मदद से मैं स्केल फैक्टर निकालूंगा। अगर आप यहां समझने की कोशिश करें, ये रेडियस 1 रेशियो रेडियस 2 किसके बराबर होता है, स्केल फैक्टर के बराबर होता है। अगर दोनों रेशियो मालूम हो और एक लेंथ फिर हमारे पास गिवन की गई हो, दूसरी हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं आपको। आपके पास दो वॉल्यूम्स गिवन किए गए, V1 ओवर V2 विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के क्यूब के बराबर होता है। V1 आपने क्या लिया, उसको x अज्यूम किया और V2 को मैंने 8x यहां पे अज्यूम किया हुआ है, और ये हमारे पास क्या है के क्यूब के बराबर है। अब यहाँ क्योंकि कटिंग पॉसिबल है तो मैं कटिंग कर देता हूँ, x से x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और इसको मैं अगर थोड़ा सा ऊपर ले जाऊं ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए, तो ये मैं लिखूंगा 1 ओवर 8 विच इज इक्वल टू k का क्यूब। अब स्वैप करके लिख देते हैं लेफ्ट राइट पर और राइट लेफ्ट पर, k का क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 8। यहां मैंने लिखा k का क्यूब, तो इधर भी क्यूब बन सकता है 8 का। कैसे बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो वो 8 बनता है। अगर नीचे हमने क्यूब बना लिया तो ऊपर भी हम क्यूब बना लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम हो गया। 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें वो 1 ही रहता है, तो मैंने यहां लिखा k का क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब, और यहां मैंने लिखा k का क्यूब इज इक्वल टू 1 ओवर 2 होल का, यहां पर मैंने इसको क्यूब बना दिया। अब हम क्या करते हैं, क्यूब रूट इसका ले लेते हैं। क्यूब रूट यहां पर लिया और यहां पर, अगर जो काम लेफ्ट करते हैं इक्वेशन में वो काम राइट पर भी करना पड़ता है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा ताकि हम इसको मजीद सॉल्व कर सकें। आपके पास यहां क्या हुआ, क्यूब से क्यूब रूट एलिमिनेट हो गया, क्यूब से क्यूब रूट एलिमिनेट हो गया, और आपके पास जो आंसर मिला दैट इज k इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब मैंने आपको समझाया था रेडियस ऑफ 2 सिमिलर सिलेंडर, उनकी जो रेशियो आप जब लेंगे तो वो किसके बराबर होती है, स्केल फैक्टर के। तो मैं यहां लिख सकता हूं R1 ओवर R2 विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर, और यहां R1 ओवर R2 स्केल फैक्टर किसके बराबर निकला, 1 ओवर 2 के। अब हम देखते हैं हमारे पास लार्जर कोन, जो उसने रेडियस दिया था लार्जर कोन का, वो कितना था। अगर मैं दिखा सकूं वो आपके पास 12 था, R1 वाज अननोन, तो मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर करूंगा और इसको मैं यहां अगर R1 को वैसे का वैसे रहने दूं, R2 मेरे पास कितना 12 साथ में सेंटीमीटर है, तो वो लिखना चाहे लिख दें इज इक्वल टू 1 ओवर 2। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा पहले R1 के साथ, तो हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय R1 इज इक्वल टू, अब क्या होगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई होगा 12 सेंटीमीटर के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 साथ में सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख देंगे। 2R1 रेडियस ऑफ 1 यहां पर है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और यहां हमारे पास हो जाएगा R1 विच इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था लेफ्ट पर, राइट पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और लिखेंगे यहां पर हम रेडियस ऑफ स्मॉलर कोन इज 6 सेंटीमीटर, और यहां पर हमने उसको लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 13 स्टेटमेंट है मैसेज ऑफ 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, उसने शेप का कोई नेम नहीं बताया, आर 8 kg, उनके जो मैसेज है पहले का 8 kg है एंड दूसरे का 27 kg रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जो पहला ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट ये होगा 8 kg वाला, उसकी जो हाइट है वो 2 मीटर है। व्हाट इज द हाइट ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी हाइट कितनी होगी। अब देखें जो फर्स्ट है इसकी 2 मीटर हाइट है
और इसकी हाइट अननोन है, ये हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पर गिवन डाटा में लिख देता हूँ। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैंने लिखा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास 8 kg गिवन है, तो मैंने यहाँ लिखना है 8 kg। मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारे पास 27 गिवन किया गया है, तो मैं यहाँ लिखूंगा 27 kg। देन आपके पास है हाइट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितनी है 2 मीटर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 मीटर। देन हाइट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट दैट इज अननोन जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ मैस है, मैस और वॉल्यूम एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो मैं समझाने की भी कोशिश करता हूँ, आप अभी कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं यहाँ एक्सप्लेन पूरा कर देता हूँ। एज बोथ शेप्स आर सिमिलर, तो हम क्या लिखेंगे वॉल्यूम 1 ओवर वॉल्यूम 2 विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर के क्यूब के बराबर होता है। अब मैं यह समझाता हूं वॉल्यूम और मास कैसे बराबर होते हैं। आपने फिजिक्स में एक फार्मूला पढ़ा होगा, एज नीड टू चेंज फार्मूला, हमें यहाँ मास चाहिए तो कैसे लेके आएंगे। मैं आपको एक फार्मूला समझाता हूं, आपने पढ़ रखा है डेंसिटी और उसको रो से शो करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, अगर मैं बोलूं इस फार्मूले को मैं थोड़ा चेंज करूं, रो इज इक्वल टू m से मास, v से वॉल्यूम अगर मैं लिख दूं, और इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा चेंज करूं यहाँ, क्योंकि यहाँ मैं फार्मूले में लिखता हूं मेरे पास है m1, v जो डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इसके साथ 1 लगा देता हूं, इसके साथ भी 1 लगा देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, यहाँ मैं लिख भी देता हूं m1 इज इक्वल टू रो v1। अब आप देखें आपके पास दो शेप्स हैं, दोनों सिमिलर है, और ये एक फर्स्ट सोच लो सिलेंडर है या कौन है जो भी, क्योंकि उसने ऑब्जेक्ट बोला है, और एक उसका सिमिलर दूसरा है। दो शेप्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है। मैं बोलता हूं यहाँ पर इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका वॉल्यूम v1 है, इसका वॉल्यूम v2 है। दोनों आप ये सोचो स्टील से बने हुए हैं, तो दोनों का अगर मटेरियल सेम यूज हुआ है तो दोनों की रो जो है, डेंसिटी जो है वो क्या होगी बराबर होगी। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं m1 इज इक्वल टू रो v1, ये इसका फार्मूला बन गया। डेंसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों स्टील से बने हुए हैं, तो डेंसिटी सेम है, डेंसिटी 1 2 नहीं बनेगी और ये v2 हो जाएगा। और मैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर करूं तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं, इसको 2 का नेम दे देता हूं, इसको 3 का नेम दे देता हूं, और हम क्या करते हैं, मैं यहां बोलता हूं कि डिवाइडिंग इक्वेशन 3 ऑन इक्वेशन 2, जिसको पहले लिखते हैं वो डिवाइड होती है, वो नीचे आती है, तो मैं लिखूंगा m1 ओवर डिवाइड दूसरी हो रही है तो नीचे आएगी m2 विच इज इक्वल टू रो v1 डिवाइडेड बाय रो v2। अब देखो रो दोनों क्योंकि सेम है तो क्या हो जाएंगे एलिमिनेट, और मेरे पास यहां बचेगा m1 ओवर m2 विच इज इक्वल टू v1 ओवर v2। इसको हम पुट कर देते हैं, देखो v1 ओवर v2 हमारे पास ऊपर हमने फार्मूले में लिखा था, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 में, तो v1 ओवर v2 किसके बराबर होता है m1 और m2 के। मैं यहां लिख देता हूं पुट v1 ओवर v2 इज इक्वल टू m1 ओवर m2, हम किस में पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 अभी दिखा रहा था आपको, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा m1 ओवर m2, बाकी सेम रहेगा क्योंकि ये किसके बराबर है v1 ओवर v2 के। तो मैं यहां लिखूंगा मास ऑफ 1 मास ऑफ सेकंड इज इक्वल टू k का क्यूब। अब हम देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट का मास कितना गिवन किया गया था। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूं आपको दिखाऊं तो पहले का मास 8 है, दूसरे का 27 है, तो मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं 8 एंड यहां पर दूसरे का 27 इज इक्वल टू k का क्यूब। यहां पर मेरे पास साइड चेंज कर देता हूं मैं, यहां पर k क्यूब इज इक्वल टू 8 ओवर 27, और थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा हमें, और यहां पर मेरे पास हो गया k, और यहां मैं लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये k क्यूब मेरे पास क्या बन जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। k क्यूब इज इक्वल टू, दोनों साइड पे यहां क्या कर लो क्यूब रूट ले लो, यहां क्यूब रूट लिया तो यहां पर भी क्यूब रूट लेंगे, क्यूब से क्यूब रूट एलिमिनेट हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप क्यूब ना लिखो 2 ओवर 3। अब k क्या है, हाइट जो है स्केल फैक्टर में उसमें हाइट थी, मैं दोबारा शेप दिखा के समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर राइट पर अगर आप देखें तो यहां मैंने शेप बनाई है, इस ये हाइट 1 ले लो, इसको हाइट 2 ले लो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है क्रॉसपॉन्डिंग, h1 रेशो h2 विच इज इक्वल टू स्केल फैक्टर। तो मैं यहां नीचे जाके लिखता हूं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स हैं, तो h1 और h2 क्या होंगी एज
h1 रेशो h2 इज इक्वल टू k, तो k की जगह पर हम लिख देंगे h1 रेशो h2 इज इक्वल टू 2/3। इसके अंदर हमने पुट कर दिया, इसकी जगह पर k की वैल्यू पुट कर दी हमने। और इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं h1 ओवर h2 विच इज इक्वल टू 2/3। अब आपके पास कौन सी गिवन है, कौन सी हाइट गिवन है, फर्स्ट के सेकंड यहां देखने के लिए थोड़ा ऊपर करते हैं। फर्स्ट हाइट आपके पास जो है दैट इज 2 मीटर, तो मैं यहां नीचे जाके h1 की जगह पर क्या लिखूंगा 2 मीटर, यहां पर आ जाएगा 2 मीटर ओवर h1 विच इज इक्वल टू 2/3। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अननोन वैल्यू वेरिएबल को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई बाय h1 विच इज इक्वल टू ये 2 मीटर, 2 मीटर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, s3 के साथ आकर मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहां लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 3, h1 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6 मीटर। 2 इधर लेफ्ट पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पर आके क्या होगा डिवाइड, h1 इज इक्वल टू 3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये हाइट आपने किसकी फाइंड कर ली, सेकेंड ऑब्जेक्ट की। तो आप लिख सकते हैं यहां पर हाइट ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट इज 3 मीटर। ये आपके पास फाइनल आंसर है। एक्सरसाइज खत्म हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।